Good morning, all of you. Welcome again in the next objective practice set for the different competitive exams. Let's start today's lecture. In the today's lecture, we have 50 objective questions. हमारे पास 50 objective question है बेटा, और आपको जल्दी जल्दी से उनको solve करना है. So let's start today's lecture. The first question is, which is correct for an adiabatic process? आपने पढ़ा है there are different type of processes like the isothermal process in which temperature is constant, isobaric process in which pressure is constant, isochoric process in which the volume is constant. And what is about the adiabatic process? The process in which there occurs no change in the heat. Heat का जो exchange है आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना हो, so that is the adiabatic process in which there occurs no change of the heat in between the system and the surrounding. Then that process is called as the adiabatic process. And during that process, if there occurs no change of heat, then the temperature may increase or decrease. टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई जो रिएक्शन है वो कैसी चल रही है, वो आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. अगर एक्सोथर्मिक है तो सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हीट रिलीज होगी, वो बाहर तो जा नहीं सकती बिकॉज देयर अकर्स नो एक्सचेंज, क्योंकि कोई एक्सचेंज तो होगा नहीं. देखो जैसे इस टाइप से आप ये डायग्राम बनाते हैं ना, ये कंटेनर आपने लिया, या आपने देखो इसके ऊपर ये पिस्टन भी मान लीजिए लगा दिया, लेकिन चारों तरफ आपकी किस टाइप से सिस्टम है कि देयर अकर्स नो एक्सचेंज ऑफ हीट. यहाँ से हमने डायग्राम ये बना दिया आपके लिए. तो क्या होगा, जो हीट अंदर है सिस्टम के अंदर, ये बाहर देखो सिस्टम के अंदर, इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा हीट का. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो भी हीट वहां पे निकलेगी वो अंदर ही रह जाएगी. तो टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, सिस्टम का टेम्परेचर आपका इंक्रीज. अगर रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो सिस्टम का जो कुछ पार्ट ऑफ द हीट है वो उसको यूटिलाइज कर लेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा, फिर आपका सिस्टम का आपका डिक्रीज हो जाएगा. तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें. साथ के साथ हो सकता है कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसे आप रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आपने बेटा ये फार्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ. जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी रेट लॉ की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ? द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to the power of their coefficients. As the given reaction is the zero order reaction, तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन, दैट इज के, दैट इज द वेलोसिटी और द रेट कांस्टेंट. और यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं, और रेज टू द पावर बेटा क्या है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मींस यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो होगी. क्यों? बिकॉज द गिवन रिएक्शन इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे रेज टू द पावर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 पुट करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो आपने बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था. सो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या होता है, द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with the change of time. So dx by dt, that is the basic definition of rate of reaction, is equal to a, or something power 0 is equal to 1, तो multiplied by बेटा आपका 1. तो what is the unit of k? यूनिट ऑफ k वही होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है. कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फॉर द zero order reaction the unit of rate constant or the velocity constant is equal to rate of reaction, not equal to rate of reaction. तो आपका ये क्वेश्चन भी बन जाता है. तो dx मींस मोलर कंसंट्रेशन है बेटा, तो मोलर कंसंट्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर. कई बार एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, ये हमने यूनिट लिख दी, और नीचे बेटा हमने क्या लिखा, dt जनरली हम सेकंड में लेते हैं, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ k. तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फर्दर एलाबोरेट नहीं कर रखा कि कंसंट्रेशन को आप मोल्स पर लीटर में लिखें, टाइम को आप सेकंड में लिखें. तो सिंपली यहाँ पे टाइम है और ऊपर कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन देखो ऊपर कंसंट्रेशन और आगे क्या है, टाइम इनवर्स. सो द यूनिट, तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स. नेक्स्ट आप देखें बेटा, आपकी जो रिएक्शन है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस आपका क्वेश्चन है. देखो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि देयर इज ए रिएक्शन, लेकिन इसमें ध्यान देखें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी दे रखा ऑप्शन के अंदर. तो हम क्या करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब भी दें तो उसके लिए आपको क्या चीज बेटा ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है
कि इस पूरी की पूरी रिएक्शन में आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स को ये देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गैसेस। आप देखें A2 इज ए गैस, B2 इज आल्सो ए गैस, द प्रोडक्ट AB4 इज आल्सो ए गैस। उसके बाद अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेट करें टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखें, A2 तो देखो बेटा 1 है और 4 B2 है। सो द टोटल नंबर ऑफ reactant gaseous reactant molecules, these are 5। means आप इनको ये भी कह सकते हैं the number of reactant molecules which are present in the gaseous state, these are 5, and the number of moles of the product which are present in the gaseous form, these are 2। मीन्स अनइक्वल होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप सिर्फ तभी स्टडी कर सकते हैं इफ देयर आर समथिंग गैसेस इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपके गैसेस होने चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हो सकता है कुछ रिएक्टेंट आपके सॉलिड भी हो, लेकिन जो आपकी नजर रहेगी, जो आप देखेंगे, जो आप ऑब्जर्व करेंगे, वो सिर्फ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, NRG हमने जो लिखा इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। हो सकता है A2 के ब्रैकेट में एग्जाम में यहाँ पे गैस की बजाय यहाँ पे सॉलिड लिखा मिल जाता तो आप ये काउंट नहीं करते। 4B2 गैस मिलते तो सिर्फ 4 ही होते, फिर आपके सिर्फ कितने होते बेटा, 4 मोल्स होते। आपको सिर्फ गैसियस मोल्स देखने हैं। तो गैसियस मोल्स क्या सेम है? नो। द गैसियस रिएक्टेंट साइड में तो 5 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम स्टडी कर सकते हैं बेटा। ये मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप कब स्टडी कर सकते हैं और कब स्टडी नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ प्रेशर कब स्टडी कर, कब नहीं कर सकते, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कब स्टडी नहीं कर सकते? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में इफ देयर इज नो गैस, मान लीजिए सारे सॉलिड होते, A2 इज सॉलिड, B2 इज सॉलिड, AB4 इज सॉलिड, तो आपका क्या होता? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दैट इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट 0 होता, नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब होगा क्योंकि गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट है। दूसरी बात, अगर गैसेस है तो भी हो सकता है कुछ कंडीशन में कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ना हो। वो कौन सी कंडीशन होती है? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल होते, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल भी नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्टेड गैसेस मोल्स 5 है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोल्स बेटा कितने हैं? दीज आर 2 इन नंबर। तो इट मींस यहाँ पे प्रेशर ऑफ इफेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि जो गिवन रिएक्शन है बेटा, ये आपकी एक्सोथर्मिक है। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू, देखो नेगेटिव लिख रखा है। में जो ऊपर हाफ एरो है वहां पे तो बेटा आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक, नीचे वाला जो हाफ एरो है बेटा वहां पे आप लिखेंगे एंडोथर्मिक। बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, if the given reaction takes place in the backward direction then surely it will be the endothermic reaction। तो कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताएं बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली तो कैसी होगी, तो वो बेटा एंडोथर्मिक होगी। फॉरवर्ड में चल रही है वो तो गिवन है, देखो डेल्टा H इज लेस देन 0 दे रखा है। लेस देन 0 मींस नेगेटिव, मींस द फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। तो बैकवर्ड कैसी होगी? वो आपकी एंडोथर्मिक होगी। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने और आपको बता दी। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन फेवर्ड कब होगी, ये रिएक्शन कब चलती रहेगी? क्योंकि जो गिवन रिएक्शन है बेटा वो एक्सोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक। तो अब क्या करें? देखो क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के दौरान हीट बेटा क्या हो रही है? रिलीज। तो इसमें एक चीज तो ये आ गई कि हीट रिलीज हो रही है। दूसरी बात, जब रिएक्शन चल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। देखो ये डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज कैसे होंगे? डिक्रीज तभी होंगे ना जब आपके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। देखो आपके पास 5 पार्टिकल्स है रिएक्टेंट साइड में, आपने प्रेशर कर दिया, वो एक दूसरे के नजदीक आए, इंटरमिक्स हो गए, मिक्सअप हो गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए, और हो सकता है आपस में कंबाइन कर जाए, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। क्योंकि जब आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, इंटरमिक्स करेंगे, क्या पता 2 पार्टिकल मिलके एक बन जाए, 2 पार्टिकल बनके एक मिल बन जाए, एंड सो ऑन, मींस सिर्फ 2 मोल्स बने। तो मींस प्रेशर तो इंक्रीज आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। तो मींस दैट रिएक्शन विल बी फेवरेबल इफ वी इंक्रीज द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम प्रेशर को बेटा क्या करें? इंक्रीज कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कम हो जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज आपको कहां पे दिख रहा है? ए ऑप्शन में भी बेटा आपको दिख रहा है हाई प्रेशर, आपको उसके बाद बेटा डी ऑप्शन में भी दिख रहा है हाई प्रेशर। इट मींस ए और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब बच गया टेम्परेचर का इफेक्ट।
अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम कैसे स्टडी करें? देखो, क्योंकि रिएक्शन आपकी कैसी है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट जब रिलीज होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, तभी तो लगातार हीट आपकी रिलीज होती रहेगी। देखो, रिलीज अगर हमें हीट को लगातार करना है तो हमारा जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हमें क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन लगातार हीट निकलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर से हीट निकल रही है, लेकिन क्यों निकल रही है? क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर हमारा क्या है? कम है, इसलिए हीट बाहर जा रही है। अगर बाहर की हीट आपकी क्या दिखेगी? वहां पे हमारे सिस्टम की हीट जो है वो पहले से ही ज्यादा है, तो हमारी हीट वहां पे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मीन्स हर चीज इक्विलिब्रियम चाहती है, हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ हीट जाएगी। तो मीन्स लोअर अमाउंट की तरफ हीट कब जाएगी? जब बाहर की जो टेम्परेचर हम क्या कर दें बेटा? डिक्रीज कर दें। इसको हम ली चटलियर प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर भी एक्सप्लेन बेटा देखो कर सकते हैं, वो बताते हैं। देखो, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, देखो हीट अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, हम ये देखना चाहते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो ली चटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इंक्रीज द हीट। तो देखो बेटा, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर then now apply the Lee Chatelier principle. Lee Chatelier principle बेटा क्या कहता था? If there occurs any change in the temperature, in the pressure, in the concentration of the reactant, then the equilibrium will shift in that direction which cancel out the effect of the change, which cancel out of the effect of the change. हमें जो इफेक्ट हम डाल रहे हैं उसके इफेक्ट को क्या करना? हमें कैंसिल आउट करना। अब हम एज्यूम करके चलते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बताना है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो हम दोनों बातें एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड देन इंक्रीज द टेम्परेचर, देन इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। देखो, पहला डायग्राम आपके सामने बेटा ये है कि आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन चली हुई है, इसके अंदर देखो इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, इधर आपके रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट गिवन है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं। हमने क्या किया? इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम हमारा जो सिस्टम है अगर हम इसका टेम्परेचर बेटा क्या कर दें? डिक्रीज कर देते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता, आपके यहाँ से पूछा जा सकता था, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? हमें यही तो देखना है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये रिएक्शन फेवरेबल कब होगी? मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब चलेगी? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब चलेगी? टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तब चलेगी, या टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तब चलेगी? तो दोनों बातें आपके सामने अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गिवन रिएक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब चलेगी। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट तरीका, अगर हम डिक्रीज करके देखते हैं, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो ली चटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि इसके इफेक्ट को कैंसिल करें। तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को डिक्रीज कर दें तो ली चटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इंक्रीज बेटा कब होता है बताओ? इंक्रीज तब होगा जब आपका जो सिस्टम है इसके अंदर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो। बोलो कैसी हो? एक्सोथर्मिक हो, मींस हीट रिलीज हो। तो मींस आपका टेम्परेचर तब होगा इंक्रीज इफ द हीट इज रिलीज्ड, इफ हीट इज रिलीज्ड। और हीट बेटा रिलीज कब होगी? हीट रिलीज तब होगी इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटा रिएक्शन कैसी हो? इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन जब आपकी एक्सोथर्मिक हो। और एक्सोथर्मिक बेटा कहां पे दिख रहा है? मैंने पहले लिख दिया था ना आपके क्वेश्चन में कि ऊपर वाला जो एरो है उधर मैंने एक्सो लिखा, आपने देखा होगा। नीचे वाले एरो के ऊपर मैंने एंडो लिखा है, बिकॉज इट इज गिवन डेल्टा एच इज लेस देन 0 इन द गिवन क्वेश्चन। तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? ली चटलियर प्रिंसिपल कहता है इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज कब होगा? जब हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तभी तो सिस्टम के अंदर अगर हीट निकल रही है, देखो यहाँ पे सिस्टम के अंदर, तो हीट निकली, निकलते ही टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मींस रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। दैट इज द वन पॉसिबिलिटी।
तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलानी थी, तो एक्सो बेटा लिखा, बोलो कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाले एरो पे, नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे। तो मींस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब देखो दूसरी चीज भी आपके सामने प्रूव करके हम दिखा देते हैं। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चलेगी। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। बताओ बेटा क्या करें अब हम। तो आप एकदम से ली चैटरली प्रिंसिपल अप्लाई किया करें। ली चैटरली प्रिंसिपल कैसा प्रिंसिपल है, जो क्या एक्सप्लेन करता है, जो क्या कहता है, इफ देयर अकर्स एनी चेंज द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर में देखो कर दिया ना चेंज। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज मैंने लिख दिया, जैसे पहले हमने डिक्रीज लिखा था। इफ देयर अकर्स एनी चेंज इन द टेम्परेचर और द प्रेशर और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन द इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का साइन है ऊपर रिएक्शन में, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच कैंसिल आउट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द चेंज। जो भी चेंज हम कर रहे हैं उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, यही तो ली चैटलियर ने कहा था। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, दैट इज गिवन थिंग, ये गिवन मिलेगी, ये एग्जामिनर पूछेगा, हम टीचर आपसे पूछेंगे। If the temperature is increased, then what will happen on the equilibrium? Equilibrium के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप एकदम जो भी गिवन फैक्टर है, गिवन है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो आप क्या करें, इसके ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करें। ली चैटलियर ने क्या कहा, if temperature is increased, then cancel out the effect of the change, इसके इफेक्ट को कैंसिल करें। कैंसिल करने का मतलब डिक्रीज द टेम्परेचर, देन डिक्रीज द टेम्परेचर, किसी भी तरीके से कुछ भी करो, देन डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा देखो डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा डिक्रीज कैसे होगा, जो सिस्टम है यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी हीट है, देखो उसको, मान लो ये कमरा है, इसके अंदर ज्यादा आपकी क्या है, गर्मी है जिसमें आप बैठे हैं, उसका टेम्परेचर कम करना है, तो क्या करें, अगर मैं उस कमरे के अंदर जितनी भी हीट है उसको, मेरे अंदर ये पावर होती, मैं एब्जॉर्ब कर लेता, देखो ऐसे, तो सारी एनर्जी मेरे अंदर चली गई, लेकिन जो कमरा है, जो सिस्टम है, उसकी हीट तो मैंने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो कमरे का टेम्परेचर तो डाउन हो गया ना। तो ऐसे ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दे विल एब्जॉर्ब द हीट टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो तभी डिक्रीज होगा अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट है उसको क्या कर ले बेटा, एब्जॉर्ब कर ले। तो देन डिक्रीज द टेम्परेचर, और डिक्रीज कब होगा बेटा, if the reactant molecule absorbs the heat, means if heat is absorbed, if heat is बेटा क्या लिखेंगे आप, absorbed, it is absorbed। absorbed का मतलब बेटा क्या होता है, endothermic, endothermic reaction will shift, the equilibrium will shift towards the endothermic direction। तो बेटा जो equilibrium है, equilibrium will shift, equilibrium बेटा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। फिर देखो एंडोथर्मिक कहां पे लिख रखा है, इसलिए तो मैंने पहले लिखा था बेटा क्वेश्चन के अंदर, एरो के ऊपर देखो मैंने एंडो लिख दिया, एरो के नीचे मैंने, एरो के ऊपर एक्सो, एरो के नीचे मैंने एंडो लिख दिया। तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, तो मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर क्या होता, अगर क्वेश्चन हमारा कैसा होता, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then in which direction the equilibrium will shift। if temperature is increased, then the equilibrium will shift in the endothermic direction। अब एरो के ऊपर देखें क्वेश्चन में एंडो कहां पे लिख रखा है, वो लिख रखा है नीचे, means the equilibrium will shift in the backward direction। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या था कि डेल्टा एच इज 0, डेल्टा एच इज क्या था बेटा, नेगेटिव, इसलिए हमने एरो के ऊपर एक्सो लिखा था और एरो के नीचे क्या लिखा था, एंडो। क्लियर हो गया। तो कई बार बच्चे ये पजल हो जाते हैं कि सर ऊपर एक्सो क्यों लिखा, नीचे एंडो क्यों लिखा। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इसकी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द बफर सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बफर। बफर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन और द सब्सटेंस विच रजिस्ट द चेंज इन द पीएच। देखो आपके पास कंटेनर है, मैंने लास्ट टाइम भी ये ऐसा क्वेश्चन एक लिया था आपके लिए, कोई कंटेनर है, उसमें मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी कोई पर्टिकुलर पीएच है, मान लीजिए पीएच उसकी 8 है, हमने बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला तो पीएच में चेंज जरूर आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए बेटा कुछ आपके H पॉजिटिव आयन है, कुछ मान लीजिए OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन मान लीजिए थोड़े ज्यादा है, इसलिए pH ग्रेटर देन 7 है। क्लियर हो गया बेटा। तो सॉल्यूशन की जो pH है वो 8 है, क्योंकि हम एज्यूम किया कि उसमें आपके H पॉजिटिव आयन जैसे मैंने 1 शो किया है, OH नेगेटिव आयन मैंने 2 शो कर दिए, ज्यादा दिखा दिए, तो pH इज ग्रेटर देन 7, दैट इज
द एज्यूम्ड थिंग। उसके बाद हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, मींस बाहर से आप H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा आपके पीएच तो चेंज होनी ही है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन उतने नहीं रहे तो द पीएच गेट चेंज। अगर हम बाहर से बेटा थोड़ा सा बेस डाल देते, बेस डालने का मतलब अगर हम थोड़ा सा OH नेगेटिव आयन डाल देते तो पीएच विल चेंज, क्योंकि OH नेगेटिव आयन पहले हमने 2 दिखा रखे, अब 3 हो जाते तो पीएच फिर से चेंज हो जाती। लेकिन हमने क्या किया बेटा, बाहर से हमने कोई सॉल्यूशन लिया, कोई सब्सटेंस लिया, वो हमने सबसे पहले हमने गिवन सॉल्यूशन लिया, दैट इज द गिवन सॉल्यूशन। उसके बाद नंबर 2 हमने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया और ये कहा जाता है कि वो सॉल्यूशन बफर है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बफर, हमने ये सेकंड पॉइंट पे बफर डाला। नंबर 1 गिवन सॉल्यूशन जिसकी पीएच 8 है, नंबर 2 बफर डाला, देखो ये हमने डाल दिया। अब बफर डालने के बाद आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, देखो ध्यान दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो आपने क्या देखा, पीएच रिमेन अनचेंज्ड, वो 8 ही रही। क्यों, क्योंकि बफर ने जो ये बाहर से हमने OH जो एसिड डाला, H पॉजिटिव डाला, उसको कंज्यूम कर गया। ऐसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर हम बेस डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव डालते हैं, तो ये जो बफर सब्सटेंस है बाहर से जो हमने ऐड कर दिया नंबर 2 के ऊपर, नंबर 3 स्टेप के ऊपर हम डाल रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो क्योंकि पहले ही हमने बफर डाल दिया, तो बफर ने क्या किया, जो बाहर से एक्सेस थोड़ा स्मॉल अमाउंट में हमने एसिड डाला, H पॉजिटिव आयन आए, उनको कंज्यूम कर जाएगा। वो इस सॉल्यूशन के अंदर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। बेस डाला OH नेगेटिव आयन, तो उनको भी कंज्यूम कौन कर लेगा, बफर कंज्यूम कर लेगा। मींस ये OH नेगेटिव आयन जो बाहर से डाल रहे हैं वो अपना इफेक्ट इस सॉल्यूशन के ऊपर नहीं डाल पाएंगे। मींस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और द OH नेगेटिव आयन विल रिमेन सेम even after the addition of small amount of acid or the base. That will happen only due to that substance, that is a buffer. Buffer ने उन excess of H positive ion, excess of OH negative ion which are being added from the outside, जो बाहर से ऐड कर रहे हैं, उनको ये कंज्यूम कर लेता है, इसलिए pH अनचेंज रहती है। तो what is the buffer? Buffer is that substance which resist, which बेटा क्या करता है, which resist the change in the pH of the solution even after the addition of the acid or the base from the outside, that is called as the buffer. अब अगला क्वेश्चन आता है कि बफर होते कौन है, उनका हम मिक्सचर कैसे बना सकते हैं। बफर बनाते वक्त बेटा क्या करना होता है आपको, आप या तो नंबर 1 पहली ऑप्शन होती है जब आप पढ़ते हैं कि आप एक ऐसा सोल्ट लें जो 2 एसिड, जो आपके एक ऐसा एसिड ले जो कि वीक हो, ध्यान रखें बेटा, एक ऐसा बेस लें जो आपका वीक हो। अगर आप वीक एसिड और वीक बेस को मिला के सोल्ट बना देते हैं, देन सोल्ट विल एक्ट एज द बफर। क्लियर हो गया बेटा। दूसरी ऑप्शन कि आप कोई एसिड लें लेकिन वो आप एक वीक एसिड ले लें बेटा, वीक एसिड, और जो ये वीक एसिड आपने लिया, फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड ले लिया, अब इसमें प्लस ऐड कर दें आप एक सॉल्ट, लेकिन वो सॉल्ट किसका लें, इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, salt of weak acid with strong base, with strong base। तो बेटा वो कौन बना, वीक एसिड, तो फॉर एग्जांपल बेटा आपका यही हो गया एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा फॉर एग्जांपल आपने NH ले लिया, इन दोनों के मिलाने से जो बनेगा, देखो यहाँ से तो H पॉजिटिव निकल गया, इधर से OH नेगेटिव, देखो ये वाटर आपका लॉस हो गया, तो बेटा सोल्ट क्या बना, द सोल्ट इज द CH3COONA। क्लियर हो गया बेटा। पहली ऑप्शन में हमने कहा था वीक एसिड लें, वीक बेस लें आप, तो वीक एसिड फॉर एग्जांपल आप क्या लेते, जैसे मैंने अभी आपको बताया एसिटिक एसिड। वीक बेस बेटा आप कौन लेते, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको मिलाने से बेटा सॉल्ट क्या बनता, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। आप यहाँ पे बेटा NaH नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम बफर सॉल्यूशन को पढ़ाते हुए आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हाउ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस consume the excess of H positive or the OH negative and which are being added from the outside। क्योंकि H positive को जब ये कंज्यूम करेगा कोई वीक सब्सटेंस है बेटा, वीक एसिड या वीक बेस है, जो H पॉजिटिव को कंज्यूम करेगा वो तो वीक एसिड ही प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस ही कंज्यूम करेगा, वो फर्दर डिसोसिएट होगा नहीं, फर्दर डिसोसिएट होने से ही तो रोकना है। ऐसा ही तो सब्सटेंस हमें बाहर से डालना है ना, जो H पॉजिटिव को कंज्यूम कर ले और वीक एसिड बन जाए, जो बाहर से OH नेगेटिव आयन को कंज्यूम कर ले वीक बेस बन जाए। क्योंकि वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन जो बाहर से डाल रहे हैं उनको कंज्यूम करने के बाद अगर वो एक वीक एसिड और वीक बेस बना देगा, तो वीक एसिड वीक बेस इस सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे और वो फर्दर डिसोसिएट होंगे नहीं, तो पीएच आपकी अनचेंज रहेगी। सो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे लिखा कि सोल्ट आपके वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बने, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन।
दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, वीक एसिड ले लेकिन सॉल्ट बनाए, वो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे सोडियम एसीटेट होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि बी ऑप्शन एक आपका बफर है, ये आपका बफर है, दैट इज द बफर। क्लियर हो गया बेटा। या सी ऑप्शन एक और है बेटा कि उसमें आप रिवर्स कर देते हैं कि आप एक वीक बेस लेंगे, यू विल टेक ए वीक बेस, और प्लस इसके अंदर बेटा आप क्या डालेंगे, नाउ यू विल एड ए सॉल्ट, देयर सॉल्ट, इसी वीक बेस का सॉल्ट लेंगे, लेकिन सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे वीक बेस तो बेटा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जो ये वीक बेस था इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करें, सॉल्ट कैसे बनाए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल HCl, इनके मिलाने से बेटा जो बनेगा ये कौन बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो एक तो आपने वीक बेस ले लिया, एक सॉल्ट ले लिया, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में, दैट इज आल्सो द बफर। ऐसे डी ऑप्शन में बेटा आपको साफ दिख रही है, तो बोरिक एसिड H3BO3 जो कि एक वीक एसिड होता है, और ये हमने सॉल्ट बना दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे आपका फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7, सोडियम कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर से, तो ये भी बेटा आपका क्या है, ये बफर है। लेकिन सी ऑप्शन में आप देखें जो सॉल्ट बना है ये वीक एसिड का पार्ट हो गया, CH3COOH से आया, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो डालना था, यहाँ पे क्या डाल दिया बेटा, NaNH, सो इट विल नॉट द बफर, इट इज नॉट द बफर, ये बफर नहीं है। तो यही बेटा क्वेश्चन में पूछ रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बफर सॉल्यूशन, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, सिनेबार HGS कहते हैं जिसे, HGS दैट इज द सिनेबार। तो इसके अंदर एलिमेंट बेटा कौन हो गया, मरकरी इज द आंसर। द कलर ऑफ द हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस गैस होती है, ये कंबस्टिबल गैस होती है, ऑक्सीजन इसको जलाती है, ऑक्सीजन कंबस्टिबल नहीं है, ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक होती है, इट इज यूजफुल फॉर द कंबशन, इट कॉजेज द कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जलती है, वो कंबशन उसका हो जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, द सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज द ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4, इसे आप ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल, इसे आप किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। हमने आपको पीछे पढ़ाया था बेटा ग्लोसरी ऑफ द केमिस्ट्री, तो ग्लोसरी ऑफ केमिस्ट्री के अंदर काफी सारे फार्मूले थे, उन सभी फार्मूलाज के अंदर जो पिछले 2 क्वेश्चन अभी आपके आए हैं, जैसे सिनेबार आया वो भी हम वहां पे आपको करा चुके थे, ऑयल ऑफ विट्रियोल ये भी हम आपको करा चुके हैं, चाइल्ड सॉल्टपीटर दैट इज द NaNO3, ये भी वहीं से आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये तो आपको नाम दिखते ही याद हो गया होगा कि जो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर होते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल, तो आप उस जब स्कीम को पढ़ते हैं सबसे पहले आप एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं, फिर आप बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद यू विल डिटरमाइन द इनसॉल्युबल, उसके बाद आप इनसॉल्युबल को डिटरमाइन करते हैं। आपके सिलेबस में क्या था, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, AgCl, आपके सिलेबस में थे ना, तो मीन्स ये कम से कम जो आपके सिलेबस के अंदर कंपाउंड है उनको तो आप याद करते ही हैं। और आपने जो पढ़ा है आपका सोलिडिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक, जिसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाली जो यूनिट थी वहां पे आप पढ़ते थे, न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके सोलिडिटी प्रोडक्ट के ऊपर, आपने पढ़ा था व्हेन ए सब्सटेंस विल प्रोड्यूस द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, तो ये हमने कब पढ़ा था, जब जो आयनिक प्रोडक्ट है व्हेन इट इज ग्रेटर देन द सोलिडिटी प्रोडक्ट देन पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। तो मींस वो कंपाउंड कैसा लेते थे हम उसके दौरान जब हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते थे, स्पेरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस मींस जो ऑलमोस्ट इनसोल्युबल होते हैं, तो वहां पर भी हम इनको यूज करते थे, लेड सल्फेट को आप यूज करते थे, बेरियम सल्फेट को आप यूज करते थे, AgCl को आप वहां पे लेते थे। तो यार योर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलाइट। ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर आपने पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि आपके एडिशन कंपाउंड कौन होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा, द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय mixing or the addition of 2 or more compound are called as the addition compound, and these addition compound are of 2 type. In the form of the addition compound may be present in the form of the double salt or they may be present in the form of the coordination compound. आपके coordination compound वाली यूनिट में आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा जैसे मोहर सॉल्ट आप पढ़ चुके थे, कार्नेलाइट आपने पढ़ा था, तो कार्नेलाइट का बेटा फार्मूला क्या था, डी ऑप्शन, दैट इज द KCl.MgCl2.6H2O। ऐसे आपने पढ़ा था बेटा फिटकरी, जिसे आप क्रोम एलम कहते थे, क्रोम एलम मींस Cr2SO4 का थ्राइस डॉट, एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी क्रोमियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो मिक्सचर था प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स थे आपके इसी टाइप से, जैसे यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल, मोहर सॉल्ट आपने पढ़ा, फेरस अमोनियम सल्फेट जो था, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ, तो मींस दैट इज द कार्नेलाइट।
ये भी चीज हम ग्लोसरी में आपको पढ़ा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। बेटा अगर हम एसिटिक एसिड की देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना दें, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द एसिटिक एसिड। और ये बेटा अल्फा पोजीशन हो गई, अल्फा पोजीशन के ऊपर H भी है, हम चाहते हैं अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके Cl लग जाए, Br लग जाए। जैसे यहाँ पे हमने अल्फा ब्रोमो बनाना है तो Br2 बना दे, तो आप क्या ऐड करते थे बेटा, रेड फास्फोरस। Alpha hydrogen are reactive, but bromine is less reactive. So then bromination can take place only at the alpha position, not at the beta position. अगर further हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, because there are two carbon atom in the principal chain. अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे, then bromination takes place only at the alpha position due to the low reactivity of the bromine. अल्फा पे ही क्यों हो पाई, because alpha hydrogen are reactive in nature. लेकिन अगर हम प्रोपेनोइक एसिड ले लेते, प्रोपेनोइक एसिड बेटा देखो इस टाइप से CH3CH2 और COOH ले लेते बेटा, उस वक्त क्या होता, अगर हम एक्सेस ऑफ ब्रोमिनेशन कर देते यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपकी ब्रोमिनेशन फिर भी सिर्फ अल्फा ही पोजीशन पर होती, बीटा वाले जो H हैं वो आपके अनअफेक्टेड होते, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। क्यों, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव। लेकिन अगर आप क्लोरीन एक्सेस में डाल देते तो क्या होता, आपके यहाँ पे हर एक H हट जाता, अल्फा वाला H भी हटता, बीटा वाला भी H हटता। अगर हम एक्सेस में क्लोरीन ले लेते तो सारे अल्फा सारे बीटा हाइड्रोजन हटके, और बेटा वहां पे क्या लगता, सारे अल्फा और बीटा हटके वहां पे Cl लग जाते। लेकिन क्वेश्चन है कि हमने ये अल्फा ब्रोमो बनाया है तो अल्फा के ऊपर H हटा के क्या लगाना बेटा, ब्रोमीन। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट में बेटा आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। ये आपने पढ़ा है बेटा कि एल्डिहाइड्स अगर आपके पास होते हैं एल्डिहाइड, तो उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और के पास अगर H होता है तभी आप उसको एल्डिहाइड कहते हैं। मींस देयर इज अ वीक CH बॉन्ड। कौन सा CH बॉन्ड बेटा, हम इसी वीक बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और CH के बीच है। आप कई बार यहाँ पे इंटरमिक्स मत हो जाना कि सर CH3 में भी तो CH बॉन्ड है। नो, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट दैट CH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और H के बीच में, दैट CH बॉन्ड, एंड दैट CH बॉन्ड इज द वीकर बॉन्ड। और जबकि कीटोन्स अगर हम ले ले तो उसके अंदर आपके स्ट्रॉन्गर CC बॉन्ड होता है, देयर इज द स्ट्रॉन्गर CC बॉन्ड। तो मींस हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हैं। मींस टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, दैट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मींस AgNO3 में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, सिर्फ 1 ड्रॉप, तो फिर जो सॉल्यूशन आपका बन जाता है दैट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एंड दैट इज द टॉलेंस रिएजेंट। इट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली द वीक बॉन्ड, जो वीक CH बॉन्ड है उसी को, एल्डिहाइड के अंदर जो प्रेजेंट है उसी को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कीटोन के अंदर ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मींस दैट टॉलेंस रिएजेंट कैन रिएक्ट ओनली विद द एल्डिहाइड, नॉट विद द कीटोन। सिमिलरली इट कैन नॉट रिएक्ट विद द आपके एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता आपके टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले तो डिफरेंट ऑप्शन के अंदर आप एल्डिहाइड को ढूंढे, तो एल्डिहाइड बेटा सिर्फ और सिर्फ C ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं एल्डिहाइड है ही नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द C ऑप्शन के, ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के काम आ सकता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट करेगा लेकिन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब टॉलेंस रिएजेंट हम एल्डिहाइड में डालते हैं बेटा, और इस बॉन्ड का जब ऑक्सीडेशन होता है वीक बॉन्ड का, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। देखो एक O एंटर कर गया यहाँ पे, CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हुआ और ये COOH में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू द CH ग्रुप। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ही बेटा ये बनता है, तो अगर हम इसमें फर्दर अगर हम टॉलेंस रिएजेंट डालें तो क्या रिएक्शन होगी, नो। अगर हम इसमें फर्दर टॉलेंस रिएजेंट डाल दे यही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, then no further reaction will takes place। मींस रिएक्शन यहीं पे तो रुक जाती है। तो यही तो हमारा ऑप्शन नंबर C है कि एल्डिहाइड में डालेंगे तो देखो रिएक्शन चलेगी, सिल्वर मिरर बन जाएगा, लेकिन एसिड में डालेंगे तो आगे क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, उसमें फर्दर रिएक्शन होनी ही नहीं होती। सो दैट इज द वे कि आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। देखो एक आपका सिंपल जो कंपाउंड है दैट इज द फिनोल, और फिनोल के अंदर बेटा डिफरेंट ऑप्शन दे रखी हैं, जैसे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है बेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर आपने NO2 ग्रुप लगाया है। पैरा नाइट्रोफिनोल, जिसमें सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर आपने NO2 ग्रुप लगाया है, दैट इज अ पैरा नाइट्रोफिनोल।
ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, जिसमें फिनोल की स्ट्रक्चर आप बना देंगे और उसमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपने NO2 ग्रुप लगाया और एक पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप आपने लगाया। ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ भी चुके हैं। एसिडिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? कोई भी सब्सटेंस एसिड सिर्फ तभी होता है जब वो क्या करे बेटा, देखो अगर हम फिनोल को लें, ध्यान से देखना बेटा आप, ये हमने फिनोल की स्ट्रक्चर देखो आपके सामने बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो OH जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, इट विल अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड रिलीजेस द H एटम इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन। देखो इस टाइप से ये H पॉजिटिव आयन बेटा यहाँ पे रिलीज हो गया और फिनॉक्साइड आयन बेटा यहाँ पे बन गया। देखो दो लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर और जनरेट हो गया। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है बेटा यहाँ पे, इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जो फिनॉक्साइड आयन है इसे आप फिनोलेट आयन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इट गेट डिस्पर्स्ड ड्यू, कैसे? बाय द रेजोनेंस प्रोसेस, रेजोनेंस के द्वारा इसका डिस्पर्सल होगा। मींस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका ओ एटम से और दूसरे एटम की तरफ जाना ही डिस्पर्सल कहलाता है। मोर द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मोर विल द स्टेबिलिटी। क्योंकि डिस्पर्सल होगा जब नेगेटिव चार्ज का, तो डिस्पर्सल मींस मूवमेंट ऑफ द दैट नेगेटिव चार्ज। मूवमेंट के दौरान एनर्जी बाहर निकल जाएगी, एनर्जी निकल गई बाहर, खुद की एनर्जी कम, और खुद की एनर्जी कम हो गई सिस्टम की, तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपका फिनॉक्साइड आयन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिनोल के अंदर वो NO2 ग्रुप लगाने शुरू कर दें, तो जैसे हमने देखा एक ही NO2 ग्रुप आप लगाते हैं, एक NO2, तो वो क्या करेगा? दैट इज द माइनस R इफेक्ट ग्रुप। ये आप ध्यान रखें, इट इज द माइनस R इफेक्ट ग्रुप, इट इज इफ इट इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। और NO2 ग्रुप बेटा आपका माइनस I इफेक्ट शो करेगा अगर ये कहां पे प्रेजेंट हो, मेटा पोजीशन के ऊपर। अगर पैरा के ऊपर है तो ये माइनस R इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पे है तो माइनस R शो करेगा, पैरा पे है तो भी माइनस R शो करेगा। मींस ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को इंक्रीज करेगा। पिक्रिक एसिड में बेटा 3 NO2 ग्रुप है हर एक ऑर्थो पोजीशन के, तो माइनस R इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मींस जो पिक्रिक एसिड के अंदर से जब H पॉजिटिव आयन लॉस होगा, उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन, तो पिक्रिक एसिड के अंदर O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका डिस्पर्सल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें 3 माइनस R इफेक्ट वाले NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। दैट विल कॉज द मैक्सिमम डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द A ऑप्शन, दैट इज द मोस्ट एसिडिक। बेटा अगर ऑर्डर पूछ लेते इन चारों कंपाउंडों में, तो आप क्या देते? मोस्ट एसिडिक तो बेटा कौन होता? A ऑप्शन, जो आपकी A ऑप्शन है, दैट इज द मोस्ट एसिडिक। देखो जो पिक्रिक एसिड है, उसके बाद जिसमें दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, आपकी कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो और पैरा पे। A इज मोर एसिडिक देन D। और उसके बाद बताओ बेटा उसके बाद कौन होता? एक तो देखो मेटा के ऊपर, एक पैरा के ऊपर, तो पैरा वाला होता। तो पैरा वाला कौन है बेटा? C। पैरा वाला क्यों? क्योंकि इट विल कॉज द माइनस R इफेक्ट। देखो बेटा ध्यान से, उसके बाद B वाला एसिडिक होता। क्यों? क्योंकि वो माइनस I इफेक्ट से, अब जानते हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गर इफेक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाया पाई बॉन्ड। लेकिन जब ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है, मीन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्सल होगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा NO2 ग्रुप। तो इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा। इससे भी कम एसिडिक सिंपल फिनोल, क्योंकि इसमें कोई NO2 ग्रुप नहीं। तो लास्ट में अगर फिनोल भी आता तो इस, लेकिन B इज मोर एसिडिक देन, बेटा आप क्या लिख देते? दैट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। तो इस टाइप से ये ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ द ट्राई HCl फॉर्म्स। देखो बेटा एसीटोन की अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, देखो इस टाइप से कि C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इस टाइप से हमने एसीटोन की बेटा ये स्ट्रक्चर बना दी। अगर अब 2 मोल्स और ले लें, देखो इसी टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH3 बेटा हमने ले लिया। इसी टाइप से 1 और ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो CH3 बेटा इस टाइप से। अब होगा क्या? देखो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, अल्फा हाइड्रोजन दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होते हैं एसिडिक होते हैं। जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन चलेगी। कंडेंसेशन से बेटा क्या होगा? देखो इस CH3 जो यहाँ पे इसका एक H हम अलग से शो कर देते हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन को भी हम अलग से शो कर देते हैं। Now the loss of the water molecule takes place, देखो इस स्टेप से the condensation in between these 3 molecule takes place if the reaction occur in presence of the dry HCl। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बेटा यहाँ पे। कैसे बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? देखो ये C है और बेटा इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? these 2 CH3। देखो ये 2 CH3 है, क्योंकि रिएक्शन आप उसी को कहते हैं व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। पुराने बॉन्ड टूट गए, नया बॉन्ड देखो किसके साथ बना? इधर बेटा कौन बच गया? दैट इज द CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इस टाइप से इधर भी बेटा कौन है? दैट इज द CH2 और ये C डबल बॉन्ड O CH3।
और यहाँ पे बेटा दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्म, दैट इज द न्यू बॉन्ड फॉर्म, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेटा इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी हो, और भी है इसके डिफरेंट ऑप्शन कि आपके कैसे कैसे और रिएक्शन चल सकती है एसीटोन में, तो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर का जो पार्ट है, जिसमें काफी वीडियो लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन वाली जो सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाना है एल्डिहाइड कीटोन्स की, और वहां पे इसके फर्दर और क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप वहां पे बेटा देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द क्लोरोफॉर्म टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द फोस्जीन। बेटा आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास देखो ये क्लोरोफॉर्म की देखो बोतल हो, और क्लोरोफॉर्म की जो बोतल है इसमें ये कहा जाता है इट इज ऑलवेज टेकन इन द ब्राउन कलर बोटल्स। क्लोरोफॉर्म को हमेशा ब्राउन कलर की बोतल में रखे ताकि लाइट का कांटेक्ट कम से कम हो पाए, लाइट का कांटेक्ट कम से कम हो पाए। दूसरी बात, अगर आप इसमें क्लोरोफॉर्म बेटा ले ही लेते हैं तो इसको अप टू द टॉप भर के रखे, इसको ऊपर तक भर के रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बेटा आप इसको यूज भी करेंगे, बचे हुए पोर्शन में बेटा एयर भी आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी, तो कुछ ना कुछ लाइट फिर भी एंटर कर जाएगी, चाहे आपने ब्राउन बोतल ली हो स्मॉल अमाउंट में, फिर भी इन दोनों के बीच रिएक्शन अगर हो जाए क्लोरोफॉर्म और O2 के बीच, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइजनस फॉस्जीन गैस बन जाती है बेटा COCl2, दैट इज द फोस्जीन, फोस्फीन नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, दैट इज द फोस्जीन COCl2, ये बन गई बेटा फोस्जीन गैस। अब लेकिन ये जब हम इसके कोर को ऊपर से हटाएंगे तो फोस्जीन गैस विल कम आउट, देखो बाहर आ जाएगी बेटा फोस्जीन गैस, और वो एक पॉइजनस गैस होती है, दैट फोस्जीन गैस इज द पॉइजनस गैस, जो हमारे अंदर अगर हम इनहेल कर जाएंगे, हमारी बॉडी में जाएगी तो दैट इज पॉइजनस। तो हम क्या करें, तो ये जो पॉइजनस फोस्जीन गैस बनी है, इसका इंपैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना पड़े, ये पॉइजनस गैस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसलिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ऐड द 0.6 to 1% इथेनॉल इन इट, हम इसमें इथेनॉल बेटा डाल देते हैं, और इथेनॉल क्या करेगा, इस पॉइजनस फोस्जीन गैस के साथ देखो रिएक्ट कर जाता है, देखो इस टाइप से, इस COCl2 दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फोस्जीन। अगर जब हम इसमें इथेनॉल डालते हैं, देखो इस टाइप से, देखो CH3 CH2 OH, इसके 2 मोल होंगे बेटा जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, देखो इस टाइप से CH3 CH2 OH, सिर्फ 0.6 to 1% इथेनॉल, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब डालते क्या है, जैसे इसमें पूछा गया तो ऑप्शन इज द बी, मींस इथेनॉल डालेंगे, क्या परसेंटेज डालेंगे, 0.6 to 1% डालेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रिएक्शन कैसे चली बेटा, देखो यहाँ से ये HCl निकल गया, और यहाँ से भी बेटा देखो ये HCl यहाँ से निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बेटा आपका बना, कैसे प्रोडक्ट बना आपका, देखो C डबल बॉन्ड O, तो देखो यहाँ पे बेटा कौन जा लगा, O के थ्रू नया बॉन्ड बना, देखो O के थ्रू, आगे तो बेटा C2H5 है, ऐसे O के थ्रू बॉन्ड बना, आगे तो बेटा देखो C2H5 है, तो जो इतना पोर्शन होता है, व्हाट इज दैट पोर्शन, दैट इज द कार्बोनेट पोर्शन CO3, और 2 इथाइल हैं, नाउ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द डाई इथाइल कार्बोनेट, दैट इज ए नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, जो यहाँ पे बेटा कंपाउंड बन गया, दैट इज द डाई इथाइल कार्बोनेट। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, दैट इज द डाई इथाइल कार्बोनेट। ये कंपाउंड पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, दैट इज द नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, ये कंपाउंड आपका नॉन पॉइजनस है। जबकि जो फोस्जीन गैस थी बेटा वो कैसी थी, दैट इज पॉइजनस। तो ताकि पॉइजनस गैस हम इनहेल ना करें, तो इसीलिए हमेशा ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल 0.6 to 1% इथेनॉल ऐड किया जाता है। क्लियर हो गया बेटा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और भी बातें आपको बता दी गई हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर 4 नंबर। देखो कैसे, एक आपके पास ये वाटर की हमने स्ट्रक्चर बनाई, वी शेप, बैंड शेप, O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, H के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव, एक बॉन्ड और है तो दोबारा से स्लाइट नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, उसके बाद देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल आया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी देखो एक स्लाइट पॉजिटिव है तो एक वाटर मॉलिक्यूल और आया, एक और हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 बार स्लाइट नेगेटिव था बेटा, ये ध्यान रखना। तो देखो एक वाटर मॉलिक्यूल आया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे स्लाइट नेगेटिव की वजह से एक और वाटर मॉलिक्यूल आया, तो दोबारा से एक और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, इट फॉर्म्स द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जरूर ध्यान रखें। ये चारों बॉन्ड बेटा कैसे बॉन्ड है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बीच में जो सेंटर वाटर मॉलिक्यूल हमने जिसकी वी शेप दिखाई है, इसने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बना लिए हैं, देयर आर दी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर हो गया, तो ये आप ध्यान रखें कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। The formula of the freon 12, that is the CCl2F2, chlorofluorocarbons जिसे आप कहते हैं, CCl2F2 is the formula. The addition of the HCl to the vinyl chloride, vinyl chloride का बेटा पहले फार्मूला लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और इसमें बेटा हमने HCl ऐड कर दिया, और प्रोडक्ट बेटा क्या बना, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, मींस CH2 डबल बॉन्ड की बजाय बेटा सिंगल बॉन्ड आ गया, ये H,
एक Cl इसके ऊपर पहले से था बेटा, तो यहाँ पे Cl लग गया और इसके ऊपर बेटा H लग गया. नाउ इट इज कॉल्ड एज द 1,1,1,1 डाइक्लोरो इथेन, दैट इज द प्रोडक्ट. ये क्यों बना? क्योंकि बेटा यहाँ पे रूल चला है मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल ने बेटा क्या कहा था कि इट स्टेट्स दैट, देखो एक H पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, देखो ये आपके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके ऊपर बेटा कितने H हैं? इसके ऊपर बेटा 2 H एटम है. इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर कितने H है बेटा? हियर इज द 1 H. तो आपके मार्कोनिकोव्स रूल ने कैसे स्टेट किया था कि इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट, देखो ये इसका बेटा नेगेटिव पार्ट हो गया, जो चीज हम ऐड करते हैं दैट होल HCl इज कॉल्ड एज द एडेंडम, ये एडेंडम कहलाता है बेटा. जो चीज हम ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एडेंडम. HCl हियर इज द एडेंडम, क्योंकि ऐड कर हम कर रहे हैं. द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. देखो ये दोनों कार्बन डबली बॉन्डेड है, ये भी डबली बॉन्डेड, ये भी क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होने डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कहा जाता है. क्लियर हो गया बेटा? तो मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट क्या थी कि इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम, ध्यान रखें सिमेट्रिकल एडेंडम नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए. आप यहाँ पे Cl2 नहीं ले सकते, उसमें तो दोनों Cl हो जाएंगे. अनसिमेट्रिकल मींस एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट है. सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल एडेंडम विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ द H एटम. तो लीस्ट तो यहाँ पे है, तो इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट अटैच होगा. वही तो देखो हमने अटैच किया, एक Cl पहले से था, एक और अटैच कर दिया, दूसरे कार्बन के ऊपर आपका H आ गया. सो दैट इज द प्रोडक्ट. तो रूल कौन सा लगा? मार्कोनिकोव्स रूल. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि जो ये एडिशन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, ये किस वजह से बना? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द Cl, दैट इज रॉन्ग. द मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ द Cl, दैट इज रॉन्ग. द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑन द डबल बॉन्ड, दैट इज रॉन्ग. नन ऑफ देम, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि नन ऑफ देम की जगह अगर आ जाता अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो मार्कोनिकोव्स रूल के बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट आपका बन गया. नेक्स्ट वन, आपके पास बेटा टोल्विन है. टोल्विन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले लिया, तो जैसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर टोल्विन का मतलब CH3 ग्रुप है बेटा. CH3 होता, C2H5 होता बेंजीन रिंग पे, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द CH ग्रुप. उसके बाद बेटा आपने NaH डाल दिया, NaH डाला तो B बेटा आपका कौन बना? आपका सोल्ट बन जाएगा. दे रखा है एसिड बेस रिएक्शन, तो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव बेटा आपका बन गया. उसके बाद बेटा आपने सोडा लाइम डाल दिया, देखो NaOH ओब्लिक में CaO, तो क्या होगा यहाँ पे? C प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा? Na2CO3, देखो यहाँ से बेटा निकल गया सोडियम कार्बोनेट, H जा लगा तो बेंजीन आपका बन जाएगा, बेंजीन. तो द प्रोडक्ट विल बी द बेंजीन. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. आपने बेटा ये सीखा भी, हमने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक था जो कंप्लीट आप सुन सकते हैं कि देयर आर द डिफरेंट मेथड टू रिमूव एनी ऑफ द ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो CH3 होता, NO2 होता, SO3H होता, OH होता, एनीथिंग, कोई भी ग्रुप हो, Cl हो, किसी भी ग्रुप को हटाना आपको आना चाहिए. तो ये टेक्निक कोई और नहीं थी, सिंपल वही पार्ट था. देखो बेंजीन रिंग के ऊपर स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट है हमारा, जो टोल्विन था, उसमें बेटा कौन लगा हुआ था? कोई R ग्रुप था, CH3, उसको हटाना था. वही हमारा फाइनल में देखो बेंजीन बन गया. तो वही रिएजेंट सिंपल दे रखे थे यहाँ पे, तो उसी बेसिस के ऊपर बेटा आपका आंसर आ गया. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द आयोडोफॉर्म इज सॉलिड. आप लेबोरेटरी के अंदर कभी भी आपने अगर आयोडोफॉर्म बनाया हो तो आपने आयोडोफॉर्म देखा भी होगा, आपकी छोटी छोटी पैलेट्स की फॉर्म में आपको आयोडोफॉर्म मिलता है. क्लियर हो गया बेटा? स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में भी मिलता है, स्मॉल पैलेट्स की फॉर्म में भी आता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है. आयोडोफॉर्म को अगर आप कंटेनर में रखें तो वहां पे आपको वायलेट कलर के वेपर्स भी दिख जाते हैं, सब्लाइम्स होता रहता है वो धीरे धीरे, लेकिन प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म के अंदर. क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल. देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसी होती है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसे, देखो कोई भी कंपाउंड है बेटा, जैसे HCl, इलेक्ट्रोफाइल कोई अकेली चीज तो है नहीं, तो मींस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके अंदर दो पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट जिसे आप इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, अनदर पार्ट इज द नेगेटिव पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. किसी भी कंपाउंड में जब आप सब्सटेंस डालते हैं तो उसमें दोनों पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी, नेगेटिव पार्ट भी, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी. अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर कि उसके ऊपर अटैक करेगा कौन. जैसे आपको बेसिक बता रखा है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर बेटा क्या होती है? देयर इज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. बेटा जो बेंजीन होता है इसके ऊपर क्या होती है? इट हैज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and due to the presence of that high pi electron density
द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट, मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, उसका रीजन अलग है। हक्कल रूल को मेंटेन करने के लिए, एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक की चल रही है कि इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, बिकॉज इट हैज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे आपने एल्कीन्स में पढ़ा, इसके पास भी हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट। आप एल्काइन के अंदर देखें, द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन इट। यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना बेटा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी बेटा कौन अटैक करेगा, द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द एल्कीन, इन द एल्काइंस, इन द बेंजीन रिंग। क्लियर हो गया बेटा इस टाइप से। लेकिन अगर आप कोई बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में होता है, तो यहाँ पे बेटा सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। आपके एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी, but here the pi bond is present in between C and O atom. There occur the separation of charge. O atom acquires slight negative charge due to their high electron negativity. Because these pi electron, these sigma bond electron get attracted toward the more electronegative oxygen atom. Oxygen acquire the slight negative charge, carbon acquire the slight positive charge, and now the attack will occur on the central atom. Central atom कौन होता है, जो ज्यादा बॉन्ड बनाए। तो ज्यादा बॉन्ड किसने बना रखे, कार्बन ने, ऑक्सीजन ने, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड। सेंट्रल एटम इज कार्बन, और अटैक सेंट्रल एटम पे ही होगा। फर्स्ट स्टेप में किस पे अटैक होगा ये देखना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बेटा बाहर से जब हम चीजें डालते हैं, जैसे HCl डाल दिया, उसमें दोनों पार्ट है, पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करेगा, अटैक दोनों को करना है। अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगी, बोथ विल एडिड, आपका H पॉजिटिव भी ऐड होगा, Cl नेगेटिव भी ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप में कौन हुआ ऐड, तो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। नाउ आवर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21 इज, अब आप बेसिक समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। हर एक ऑप्शन में आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है, तो हर जगह पे बेटा कौन अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे, अब आप ग्रुप को देखना पड़ेगा। बेटा आपके यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन कैसे, बाय द हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आपको बताया भी था, हाइपर कंजुगेशन से, जो कि एक वीकर इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू द प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे OH ग्रुप है जिसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा टू ए लार्जर एक्सटेंट टुवर्ड्स द, बोलो किसके, बेंजीन रिंग। लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है Cl, ये इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है बेटा वो 3p ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, इसलिए अपना ये प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर सकता। इट शो करेगा टू ए लेसर एक्सटेंट करेगा। तो सबसे ज्यादा बेटा प्लस आर इफेक्ट किसने शो किया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जो लोन पेयर है ना, दे आर प्रेजेंट इन द 2p ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे जो कार्बन है ना बेटा बेंजीन रिंग में, इसमें जो ऑर्बिटल जिसके साथ ये ओवरलैपिंग करेगा, दैट इज आल्सो द 2p। तो 2p के बीच में इफेक्टिवली साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर प्लस आर इफेक्ट चलेगा। लेकिन बी ऑप्शन के अंदर जो Cl के पास भी 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन से ज्यादा लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास तो 2 ही लोन पेयर थे, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, ऑल्दो इट हैज द वेरी वीकर प्लस आर इफेक्ट, बिकॉज इन द Cl द क्लोरीन एटम लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द 3p, वो 3p के अंदर बेटा प्रेजेंट है। अब देखो, आप कहेंगे सर कैसे, अब बेटा सिंपल बात है ये तो। देखो ऑक्सीजन के ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो 1s2 2s2 2p4, तो बेटा अगर आप इसको ओपन फॉर्म में 2p को लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखो 2 3 4, तो ये लोन पेयर बेटा किस में है, 2p में है, क्लियर कट। अगर ऐसे क्लोरीन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो 17 जिसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन, देखो कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे लिखेंगे 17 को, तो आप ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर बेटा 3s2 3p5 हो गया ना बेटा, एक बॉन्ड बनाया। तो जो 3p5 है, तो इसी के पास देखो 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 2 4 और 1 5, बेटा ये लोन पेयर किस में हो गया ना बेटा, आपके 3p के अंदर ही प्रेजेंट है ये। आगे बेटा बात समझ में, तो यानी ये दैट इज द इफेक्ट कि आपका प्लस आर इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्गर होगा, जो अपने लोन पे डोनेट कर पाए। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, तभी तो उनके बीच में इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग देखो आराम से ऐसे हो पाएगी। अगर इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा प्लस आर इफेक्ट, अगर इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग का एक्सटेंट थोड़ा कम है तो वीकर प्लस आर इफेक्ट। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का उस बेंजीन रिंग के ऊपर होगा, जिस बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई टू ए लार्जर एक्सटेंट, वो ऑप्शन नंबर आपकी सी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाइड्रोकार्बन बेंजीन है ये C6H6, तो बेटा बेंजीन ही होता है। हमने बेंजीन की बेटा स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पे। इसमें हमने क्या किया, इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर
अगर हमने बेटा इसमें देखो ब्रोमीन डाल दी, देखो ऐसे Br2, और इट गिव्स द व्हाइट पीपीटी विद द AgNO3। AgNO3 डालते हैं तो व्हाइट पीपीटी भी दे देता है। तो क्या ये बेंजीन रिंग हो सकता है जो हमने एकदम लिख दिया? नो, ये बेंजीन रिंग बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करता, बिकॉज इट रजिस्टर्ड देयर एडिशन रिएक्शन गेट रजिस्टर्ड टुवर्ड्स ब्रोमीन, टुवर्ड AgNO3, क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज स्टेबल। बिकॉज इफ एडिशन रिएक्शन अकर इन द बेंजीन, जैसे अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, इट विल लॉस देयर, बोलो क्या, एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिक है बेटा अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं, साइक्लिक कंजुगेशन जिसमें होती है, तो वो कंपाउंड बेटा क्या होता है, दैट इज स्टेबल। तो बेंजीन रिंग इज स्टेबल, क्योंकि इसमें देखो n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दें तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। साइक्लिक कंजुगेशन भी है देखो डबल सिंगल रिंग के अंदर, तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, AgNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो मींस ये कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, ये बेंजीन रिंग तो है नहीं। तो और ऑप्शन क्या बनी? और ऑप्शन ये बनी बेटा कि 6 कार्बन आप ले लें, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आपने पढ़ा था जो आपके एल्काइंस होते हैं, एल्काइन, ध्यान दे मैंने एल्काइन वर्ड बोला है, तो एल्काइन अगर हम ले लें तो, और वो भी टर्मिनल एल्काइन बेटा आपको लेना पड़ेगा। देखो हमने टर्मिनल एल्काइन ले लिया, क्लियर हो गया। तो आप फार्मूला बनाए, देखो C6H6 के अंदर आपको क्या करना है बेटा, आपको इसके अंदर आपने देखा 3 तो देखो डबल बॉन्ड थे और एक रिंग भी बना। इसका मतलब अगर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो आपके पाई बॉन्ड देखो इसके अंदर तो बेटा क्या था, इसके अंदर थे बेटा 3 तो पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। अब इसको हम कन्वर्ट करें ए साइक्लिक में तो क्या होगा, देयर विल बी द 4 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गए, 2 पाई बॉन्ड बेटा हमने यहाँ पे दिखा दिए। मान लीजिए ये कंपाउंड हमने बना दिया। आपने कौन सा लिया बेटा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें आपने क्या देखा कि आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है। अगर नंबरिंग करें देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने क्या देखा, आपकी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1,5 हेक्साडाइईन। देखो हेक्सा क्योंकि 6 कार्बन है प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो हेक्सा हो गया। और डाई बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में ठीक नहीं लिख रखा, डाई आइन आएगा बेटा, 1,5 हेक्साडाइईन। 1 के ऊपर भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद 5 और 6 के मींस 5 के ऊपर भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपके टर्मिनल एल्काइन हो गए। टर्मिनल एल्काइन के अंदर होता क्या है बेटा, जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं उसमें जो H होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा मींस sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर 50% s करेक्टर होता है। ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और फर्दर इसके ऊपर एक H भी है, टर्मिनल एल्काइन है, ड्यू टू दैट इट इज रिएक्टिव। बेटा ये क्या है, रिएक्टिव है। तो Br2 के साथ तो बेटा रिएक्शन ये क्यों करेगा, बिकॉज देयर इज द डबल बॉन्ड, तो एडिशन रिएक्शन चलेगी। बेंजीन में डबल बॉन्ड से क्यों नहीं चली, क्योंकि वो अपने डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ इश्यू है नहीं कि एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे बीच में आता हो, यहाँ पे एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर नहीं आएगा। दूसरी बात कि ब्रोमीन के साथ क्यों रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। AgNO3 के साथ क्यों रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। और स्ट्रक्चर आप बना के देखना, वहां पे ये पॉसिबिलिटी आपको दिखेंगी ही नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। जैसे आप कहेंगे, एक बच्चे ने जैसे अभी कहा कि 2,4 हेक्साडाइन बनाए सर, तो 2,4 हेक्साडाइन देखो अगर आप बनाते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 और देखो 6, ये नंबरिंग अगर हम कर दे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 के ऊपर बेटा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद बेटा 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, 4 का मतलब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो क्या ये टर्मिनल एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन बेटा वो होती है जो प्रिंसिपल चेन है, लंबी प्रिंसिपल चेन, इसके एंड वाले कार्बन पे, इधर दैट एंड और दैट एंड, ये मींस पहले कार्बन पे या छठे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो टर्मिनल एल्काइन है। अदरवाइज दैट इज द इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के अंदर ही तो कार्बन के ऊपर देखो एक H होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एसिडिक नेचर इट कैन रिएक्ट विद द AgNO3 एंड गिव्स द व्हाइट पीपीटी। तभी आपके व्हाइट पीपीटी आ सकते हैं, अदरवाइज अब व्हाइट पीपीटी नहीं आएंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, 2,4 हेक्साडाइईन की स्ट्रक्चर बनाई, ये आपके AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, Br2 के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इट कैन रिएक्ट ओनली विद Br2 एंड नॉट विद द AgNO3। अगर ऑप्शन ऐसी होती कि हाइड्रोकार्बन C6H6 डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर मींस रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर एंड डू नॉट रिएक्ट विद AgNO3, तो आपका आंसर क्या होता, तब आपकी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, पहला जो था बेटा 135 साइक्लोहेक्साट्राई
इन जो ए था वो तो एक बेंजीन ही था, तो ए ऑप्शन तो बेटा ये आपकी ये हो गई, दैट इज बेंजीन। ये आपकी बेटा बी ऑप्शन हो गई थी, ये आपकी सी ऑप्शन हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। IUPAC नेम ऑफ द गैमेक्सिन। तो जैसे आपने देखा होगा बेटा, अगर हमारे पास देखो ये बेंजीन है, आपने इसकी रिएक्शन पढ़ी है कि अगर हम बेंजीन के देखो हर पोजीशन के ऊपर बेटा क्या होता है, H होता है यहाँ पे, तभी तो इसका फार्मूला है C6H6 और डबल बॉन्ड भी आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब होगा क्या, हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन की लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम ये रिएक्शन बेटा क्लोरीन की जो 5 रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन AlCl3 के साथ करते, तो AlCl3 जो ClCl के बीच में बॉन्ड है, एक Cl को अपने पास ले जाता, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती और प्रोडक्ट बेटा आपका क्या बनता, क्लोरोबेंजीन। लेकिन हमें बनाना है गैमेक्सिन, मींस क्लोरीन की रिएक्शन हुई, लाइट की प्रेजेंस में हुई, तो पाई बॉन्ड का क्लीवेज 3 मोल्स ये यूज करेंगे। जितने भी पाई बॉन्ड है बेटा बेंजीन रिंग के अंदर ऑल विल ब्रेक, मींस आपका होमोलिटिक फिशन होगा। यहाँ पे हुआ क्या, हर कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड टूट गए और Cl अपना देखो एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आया, एक नया बॉन्ड, अगला Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, नेक्स्ट बॉन्ड, अगला Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, देखो नेक्स्ट बॉन्ड, एंड सो ऑन। इस टाइप से BHC बन जाती है बेटा, BHC। और हर कार्बन के ऊपर बेटा H तो पहले से जो प्रेजेंट था वो तो है ही यहाँ पे, तो अब इसका बेटा IUPAC नेम बनाना है। BHC कह दे, गैमेक्सिन कह दे, एक ही बात है, नाम क्या होगा, दैट इज हर कार्बन, कहीं से भी आप नंबरिंग कर दे बेटा, स्टार्ट आप नंबरिंग कहीं से भी कर दे, 1 2 3 4 5 एंड द 6, हर कार्बन पे Cl है, तो व्हाट इज द नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन हो चुका है बेटा, सो द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एलाइल साइनाइड, बेटा एलाइल क्या होता है, दैट इज द एलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दैट इज द एलाइल ग्रुप। और इस एलाइल ग्रुप के ऊपर बेटा लगा क्या दिया हमने, साइनाइड ग्रुप लगा दिया CN। अब अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें, देखो CH2, देखो 2 H आपने दिखा दिए, ये डबल बॉन्ड CH, इस CH को भी हम देखो ओपन फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे इसके H को बेटा थोड़ा अलग दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C के ऊपर देखो एक H, ये सिंगल बॉन्ड C के ऊपर बेटा दोनों H अलग हम शो कर देते हैं। CN के भी C ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब हमें गिनने सिग्मा बॉन्ड और द पाई बॉन्ड, देखो बेटा पाई बॉन्ड तो 2 यहाँ पे हैं और एक पाई बॉन्ड बेटा यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड ऑप्शन कहाँ पे दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखें, ए ऑप्शन है उसके अंदर लिखी सिर्फ 3 पाई बॉन्ड रखा है और कहीं 3 पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की बेटा यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। जो रिमेनिंग बॉन्ड है और बेटा सारे सिग्मा थे, देखो काउंट भी करवा दे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट करें बेटा सिग्मा बॉन्ड कितनी होगी, 1 2 3, एक बेटा ये भी रह गया, ये 9 हो गया, तो टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है बेटा यहाँ पे। तो 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द नायलॉन, बेटा इन्होंने नायलॉन लिख दिया, नायलॉन डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा नायलॉन 66, नायलॉन 66, नायलॉन 66, क्योंकि नायलॉन 6 भी होता है बेटा, नायलॉन 66 भी होता है, नायलॉन 610 भी होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नायलॉन्स। ये नायलॉन 66 है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके दौरान जो आप लेते हैं बेटा क्या लेते हैं, एक तो आप एडिपिक एसिड लेते हैं, वन इज द एडिपिक एसिड, अदर वन इज द हेक्सामिथाइलिन टेट्रा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, मींस आप देखो ये लेते हैं हेक्सामिथाइलिन, देखो ये हेक्सामिथाइलिन ग्रुप हो गया, CH2 इज द मिथाइलिन ग्रुप, और ये डाइएमीन बेटा आप लेते हैं, एक तो ये लेते हैं आप नायलॉन 66 में, और दूसरा बेटा आप क्या लेते हैं, दूसरा आप लेते हैं एडिपिक एसिड, मींस एडिपिक एसिड मींस CH2, और यहाँ पे हमने 4 लिया क्योंकि दोनों साइड में आप COH ले लेते हैं, ठीक हो गया। नायलॉन 610 अगर आप लेते, नायलॉन 610 6,10, तो उसमें तो बेटा एक तो यही होता, दैट इज द एडिपिक एसिड, तो नायलॉन 6 भी यहाँ पे लिखा मिल सकता था आपको, नायलॉन 610 भी लिखा मिल सकता था, क्लियर हो गया बेटा। नायलॉन 610 भी आपको, नायलॉन 6 होता तो उसमें बेटा जो आपका मोनोमर होता है दैट इज द कैप्रोलैक्टम, वो आपका बेटा कैप्रोलैक्टम होता है, कौन होता है बेटा, वो आपका कैप्रोलैक्टम, जो एक साइक्लिक आपका रिएक्टेंट होता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पे या तो नायलॉन 66 लिखा मिलना चाहिए था या नायलॉन 610, तो ये क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ध्यान रखें अगर ऐसी कभी दिक्कत आ जाती है तो फिर भी आपको अपना माइंड यूज करना होता है, आपको देखो क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, दैट इज द एडिपिक एसिड। नेक्स्ट, द पॉलीमर विच इज यूज इन द बुलेट प्रूफ गिलास इज, बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर भी आप इसको यूज करते हैं, तो वो कौन है,
तो बेटा ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे लेते हैं, जो रिएक्शन आपकी चलती है यहाँ पे, वो किसके साथ चलती है? देखो इसमें आप क्या करते हैं बेटा, आपने एक एसीटोन लिया फॉर एग्जांपल, देखो ये CH3, ये CH3 बेटा, इस टाइप से। एसीटोन में तो बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड O। हमने क्या किया, एसीटोन का C डबल बॉन्ड O हटा के इस सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कोई नए ग्रुप लगा दिए, और नए ग्रुप जो लगाए वो कोई और नहीं, दैट इज द फिनोल। देखो इस टाइप से, देखो ये हमने फिनोल लगा दिया, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद फोस्जीन गैस जो होती है आपकी, देखो फोस्जीन C डबल बॉन्ड O, देखो इधर Cl, फोस्जीन गैस। ऐसे आप इधर भी ले लेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड और देखो Cl, देखो इधर भी बेटा ऐसे Cl, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, देखो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इस टाइप से ये मोनोमर है बेटा, दो इनके बीच में देखो रिएक्शन चलती है, कंडेंसेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, NH2 वाटर मोलिक्यूल लॉस होगा या HCl, बताओ बेटा, शाबाश। अक्सर बच्चे जल्दी से H2O लिख देते हैं, तो लेकिन लॉस बेटा क्या होगा, NHCl। देखो ऐसे, यहाँ से H और बेटा यहाँ से क्या, Cl, ऐसे इधर से बेटा H और यहाँ से बेटा क्या, Cl, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही आपका इसका फाइनल ऑप्शन होगी। बताओ बेटा ऑप्शन का नाम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर बताएं बेटा, क्या नाम बनेगा इसका, दैट इज द, जल्दी बताओ, दैट इज द लेक्सेन। ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसका नाम है बेटा लेक्सेन। क्लियर हो गया। इट इज यूज इन द बुलेट प्रूफ गिलास, बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर इसको यूज किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट आप बना ही देंगे, बिकॉज नया बॉन्ड किसके बीच बनेगा, O और कार्बन के बीच। देखो यहाँ पे इस O और कार्बन के बीच, देखो यहाँ पे नया बॉन्ड, इधर O और कार्बन के बीच नया बॉन्ड, एंड सो ऑन। आप रिपीट करते चले जाएंगे और इस टाइप से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपका एक तो फोस्जीन था, देखो जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया था उसके अंदर भी इस कंपाउंड को आपने यूज किया था, क्लोरोफॉर्म की बोतल में 0.61% इथेनॉल डालते हैं ताकि जो पॉइजनस फोस्जीन गैस है इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इसको बोलते हैं बेटा आपके, देखो ये बिस हो गया, बिस, क्योंकि दो दो फिनोल है यहाँ पे, दो दो बेटा क्या है, फिनोल है, तो बिस फिनोल ए लिख देते क्योंकि एसीटोन वाला पार्ट था बेटा ये, तो इसको BPA बोल देते, बिस फिनोल A, BPA, इसको BPA बोलते हैं एक पॉलीमर को, और दूसरा फॉस्जीन है। इनके बीच कंडेंसेशन रिएक्शन चलती है और लेक्सेन बन जाता है। द पॉलीमर इज द लेक्सेन, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द प्रोटीन इज, देखो हमेशा ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड्स भी आप कहते हैं। आपने पढ़ा है कि कार्बन कायरल कार्बोनेटम हो भी सकता है, ना भी हो, क्योंकि कुछ आपके एमिनो एसिड से बनते हैं आपके प्रोटीन्स। एक जगह आपने H लगा दिया, एक जगह R, एक आपका C टर्मिनल, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने शो कर दिया यहाँ पे, और दूसरी साइड में N टर्मिनल, जिधर बेटा हमने NH2 शो कर दिया। और इसी टाइप से ये एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर थी आपके सामने, और फिर उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करेंगे इसी चीज को, दोबारा से ये N टर्मिनल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, C टर्मिनल टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ये भी आप थोड़ी बातें ध्यान रखें। सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड वाली यूनिट हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं, वो कंप्लीट आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये लेकिन आपके अलग हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड होते हैं। R की वैल्यू सिंपल से सिंपल H हो तो उसे आप ग्लाइसिन कह सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर H होता तो ये आपका कायरल कार्बोनेटम नहीं होता, ये कायरल कार्बोनेटम नहीं होगा। इफ द वैल्यू ऑफ R इज H, दैट इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन ही एक ऐसा एमिनो एसिड होता है जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें कोई कायरल कार्बोनेटम नहीं होता। अब इसमें रिएक्शन चली बेटा, कैसे चलेगी, यहाँ से OH और इधर से बेटा क्या निकलेगा, H, ऐसे इसका OH नेक्स्ट का H, एंड सो ऑन, यहाँ से H निकलेगा बेटा नेक्स्ट से, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपकी ये क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और वेरी लार्ज हो जाए तो आप उसे प्रोटीन कह देते हैं। और जो ये बॉन्ड बना बेटा बीच में, बेटा कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ से देखो नया बॉन्ड बना, फिर ये NH हो गया बेटा, एंड सो ऑन। फर्दर चीज तो आप शो कर देंगे। तो ये जो CONH, देखो ये बॉन्ड बन गया, दैट लिंकेज इज, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। द प्यूरिन विच इज प्रेजेंट इन द RNA और द DNA, देखो बेटा आपने ये पढ़ा है कि दो टाइप के आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो DNA हो या चाहे आपका RNA हो। इनके अंदर अगर आप एडेनिन की बात करें, एडेनिन, तो आपके सॉरी प्यूरिन की बात करें, देखो दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं इनके अंदर, वन इज द प्यूरिन, अदर वन इज द pyrimidine, अदर वन इज द pyrimidine। तो चाहे DNA हो तो प्यूरिन A और G होगा, A और G ही होगा। क्लियर हो गया। क्योंकि A के साथ हमेशा T कंबाइन करता है DNA में, तो A के साथ T विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देखो ऐसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। G के साथ बेटा C करता है विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से हमेशा
जी सी के साथ कंबाइन करता है, ये हमेशा टी के साथ कंबाइन करता है। आरएनए में बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे टी की जगह यू आ जाता है बेटा, यूरेसिल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जी के साथ तो बेटा सी ही करता है विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डॉट डॉट मैंने दिखाए हैं दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए और बताएं। क्वेश्चन है द प्यूरिन बेस विच इज प्रेजेंट इन द आरएनए। प्यूरिन तो बेटा कॉमन होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। एक ए होता है एडेनिन, दूसरा ग्वेनिन होता है। तो ए तो इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो जी बच गया। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द एज ऑफ द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, देखो एफसीसी गिवन है, रेडियस हमें निकालना है, तो बेटा फार्मूला हमें याद रखना पड़ता है, ए इज इक्वल टू 4r/√2, या आप इसको लिख सकते हैं इज ऑल्सो इक्वल टू 2r√2। तो सिंपल आप क्या करना बेटा, इसमें आपकी एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल दे रखी है बेटा, एज ऑफ द यूनिट सेल मींस ए की वैल्यू इज गिवन, तो आर निकालना है बेटा। देखो ए इज गिवन, देखो ये वैल्यू है बेटा 620 पिकोमीटर, ये वैल्यू गिवन है, तो आपको आर की वैल्यू यहां से क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे बेटा, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, आपका ए आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि आपका आंसर सिंपली आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 500 mm while it becomes 105.3 mm when it is diluted and temperature is to 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, सिंपल जो फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, जब आप सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके दौरान बेटा सिंपल फार्मूला था आपका, क्या फार्मूला था बेटा, वो फार्मूला इज, देखो जो आपने पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, करते हैं ना बेटा, आपने ये ऐसे करके पढ़ा था। तो इसमें जो दो डिफरेंट आपके केसेस हैं, तो वहां पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वहां पे जब आपने फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट केस में मान लीजिए हम इसको V1 कह देंगे, देखो ऐसे P1 V1 इज इक्वल टू बेटा, N को आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, X/M आप उसको लिख सकते हैं वो तो बेटा, और R गैस कांस्टेंट होता है, T इज द टेम्परेचर इज गिवन। तो इन द फर्स्ट केस द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, आप उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट करें, 273 ऐड करेंगे। तो बेटा फर्स्ट केस में आप क्या लिख देंगे, बताओ बेटा। तो देखो अगर हम ये लिख दें फर्स्ट केस 1, अगर हम ऐसा लिख दें केस 1, तो V1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, N इज द नंबर ऑफ द मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते हैं, आप लिखना चाहे तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास भी देखो आप लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर हियर इज द, बोलो कितना था आपका, 273 प्लस 10 283 केल्विन आपका आ जाएगा, 283। क्लियर हो गया बेटा। डिवाइडेड बाय प्रेशर P1, डिवाइडेड बाय द प्रेशर जो P1 है ये नीचे आ गया, तो प्रेशर P1 इज हाउ मच, दैट इज द 500। क्लियर हो गया बेटा इतना। उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 2, वॉल्यूम इज V2 इज इक्वल टू उसी टाइप से W/M मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर बिकम 25, तो 273 ऐड करें बेटा कितना हो जाएगा, 298। नाउ द प्रेशर बिकम्स 105.3। क्लियर हो गया बेटा। अब आप डिवाइड कर दें, दो इक्वेशन इनको आपस में आप डिवाइड कर देंगे। तो जब इन दो इक्वेशन को बेटा आप आपस में यहाँ पे डिवाइड करते हैं V2 बाय V1 को, तो आपका बेटा V1 बाय V2 कर दें या V1 बाय V2 कर दें, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे दैट कम्स आउट टू बी V2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय V1। तो आपका बेटा ये आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बड़ी आराम से आप कैलकुलेट करें, योर आंसर कम्स आउट टू बी दैट मच। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 298 ये ऑलमोस्ट बेटा कॉमन है, ये 100 ये लगभग 5 के ऊपर बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आएगा बेटा, V2 इज इक्वल टू 5V1, देखो आ गया ना बेटा, V2 इज इक्वल टू 5V1। तो मींस वॉल्यूम बेटा क्या करेंगे, 5 टाइम डाइल्यूट करेंगे, तो 30 का बेटा जो आंसर आएगा दैट इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो सिंपल आपने इक्वेशन लगाई है आपकी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सॉल्यूशन के केस में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डेंसिटी गिवन 22%, देखो यहाँ पे 22% आपका कोई सोल्ट है, और बाय मास है बेटा, ये ध्यान रखना। बाय मास का मतलब क्या है कि जो ये अमाउंट जो सॉल्यूशन की है वो मास की फॉर्म में है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा गिवन है दैट इज द 100 ग्राम, और बेटा जो WB वेट ऑफ द जो सोल्यूट है देयर वैल्यू इज 22 ग्राम, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, यहाँ पे
वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट नहीं है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट WA, दैट इज 100 माइनस में 22, दैट इज इक्वल टू 78 ग्राम, दैट इज द WA, ये WB आ गया बेटा। उसके बाद हमें निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो फार्मूला बेटा आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा आपके पास मास बाय डेंसिटी, सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बेटा आप यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मेलिटी मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही हमें चाहिए। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100, द डेंसिटी इज गिवन दैट इज 1.253। क्लियर हो गया बेटा, तो वॉल्यूम भी आ गया। तो सारी चीजें हमने लिख दी, एक चीज और रह गई, दैट इज अ मोलर मास। तो मोलिकुलर जो मास है बेटा Al2SO4 का थ्राइस, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एल्यूमिनियम को आप कैसे लिखते बेटा, हमेशा Al1327। तो मास बेटा कितना हो जाएगा, वो आप देखो आराम से, यानी मोलर मास भी आप निकाल लेंगे बेटा आराम से कैलकुलेट करके, ठीक है। अब हम तीनों फार्मूले लिख देते हैं आपके लिए। द फर्स्ट वन अबाउट द मोलरिटी, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैपिटल M, दैट इज द मोलरिटी गिवन मास, दैट इज WB डिवाइडेड बाय MB। देखो MB का मतलब मोलर मास, देखो जो हम बता रहे थे, दैट इज द मोलर मास। क्लियर हो गया, कैपिटल M से लिखा मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, कोई ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो आप वैल्यू पुट कर लेना बेटा, आपका आंसर कैलकुलेट करके जो भी आएगा अभी हम आपको बता देंगे। सेकंड हमें निकाला बेटा नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं बेटा, मोलरिटी और आपके एन फैक्टर के साथ रिलेशन है, या आप क्या कर सकते हैं WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है बेटा, यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर बेटा +3 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2-, तो टोटल मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल आपका फैक्टर बनेगा, 3 2 जा 6, तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे 6 होगी। ठीक हो गया, मोलर मास तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय उसी टाइप से 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आप क्या निकाल लेंगे बेटा, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय द एन फैक्टर। तो जो मोलरिटी आपकी पहले यहाँ से आए उसको एन फैक्टर मींस एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है 6 से आप मल्टीप्लाई कर देना, मींस 6 टाइम होगी। तो ये भी आप ऑप्शन से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं किस ऑप्शन के अंदर आपको 6 टाइम दिख रही है नॉर्मेलिटी मोलरिटी से। जैसे ए ऑप्शन है वहां पे आपको दिख रहा है 0.805 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 4.48 लगभग इतना ही आएगा, और किसी ऑप्शन के अंदर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन नन ऑफ देम दे दिया, इसलिए आपके दिमाग में बात आ सकती है कि आपको मोलरिटी निकालनी जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन बेटा हम आपको देते हैं यहाँ पे M निकालना। M में क्या करना होता है, WB डिवाइड बाय MB, उसी टाइप से मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वो तो आपका कितना है बेटा, दैट इज 78 ग्राम। देखो यहाँ पे 78 ग्राम है, आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर हो गया, तो ये सारी सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगी बेटा, जैसे मैंने बताया ए ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, तो आपकी यहाँ पे मोलरिटी बेटा कुछ अलग आ जाएगी, यहाँ पे मोलरिटी आपकी अलग आ जाएगी, वो थोड़ी आप ध्यान रखेंगे, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। मेरे हिसाब से बेटा डी ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल फार्मूले मैंने बता दिए, कैसे निकालना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब डेफिनेशन क्या थी मोलरिटी की, देखो आप कैसे याद करते थे, WB by MB क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000, और ये किस में लेना है बेटा वॉल्यूम, दैट इज इन ml है बेटा, ये ध्यान रखना, दैट इज इन ml। तो यही तो डेफिनेशन बनी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोलरिटी। और ये WB बाय जो ये इक्विवेलेंट मास होता है बेटा, ये दैट इज द इक्विवेलेंट मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बन गए, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। यहाँ पे देखिए मोलरिटी की डेफिनेशन स्मॉल m से जो लिखा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, नीचे ग्राम है, तो 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द मोलरिटी। तो इस टाइप से बेटा आप डेफिनेशन भी याद करते हैं, डेफिनेशन से आप फार्मूला बना सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक वे टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और द मोलरिटी। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन करेंगे तो डी ऑप्शन आपकी आएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 ml of the 1 m oxalic acid is shaken with the 0.5 gram of wood charcoal। बेटा सबसे पहले हमें क्या करना, और जब शेक किया तो
फाइनली जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 m रह गई। तो आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे मोलरिटी का। तो अभी मैंने जो फार्मूला आपको बताया था बेटा, क्या था बेटा फार्मूला, WB इज m इज इक्वल टू WB, m इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हर केस के अंदर आप क्या निकालना चाहते हैं, WB। तो WB क्या होगा, केस नंबर 1 मिस जब आपने ऐड नहीं किया था तो उस वक्त ऑक्सैलिक एसिड कितना था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WB। WB इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा कि m मल्टीप्लाइड बाय, देखो m इज द मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर हो गया बेटा। अब वैल्यू पुट करें यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो आपके मोलरिटी बेटा कितनी गिवन है, देखो ये रही, दैट इज द 1m सॉल्यूशन था पहले, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड COOH डॉट 2H2, जब आप निकालेंगे बेटा 126 आएगा इसका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कम्स आउट टू बी द 126। तो मल्टीप्लाइड बाय 126 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना लिया है, सिर्फ 50 ml हमने लिया है, दैट इज द 50, और डिवाइड बाय बेटा क्या कर दिया हमने 1000, सो दैट इज द WB। ये बेटा क्या आ गया WB। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द, देखो मैंने कैलकुलेट किया है और मेरा आंसर आता है बेटा 6.3 ग्राम। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कब, जब आपने 0.5 ग्राम वुड चारकोल डाल दिया तो फाइनल कंसंट्रेशन 0.5 रह गई, तो व्हाट इट मींस, तो अब WB का आंसर क्या आएगा, तो WB इज इक्वल टू मोलरिटी बेटा कितनी रह गई 0.5 आप पुट कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 126, वॉल्यूम तो वही है ना 50 ml ही है, क्योंकि उसी में तो आपने 0.5 ग्राम चारकोल डाला है। क्लियर हो गई बेटा बात, आगे समझ में। मीन सबसे पहले देखो, किसी को कोई पजल हो गया हो तो बता दे, एक कंटेनर था, इसमें आपने 5 ग्राम देखो बेटा चारकोल डाला है, 5 ग्राम चारकोल। इस चारकोल के अंदर बेटा ऑक्सैलिक एसिड का देखो सॉल्यूशन था, ये कितना था बेटा, ये था हमारे पास 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन था, और ये सिर्फ हमने 50 ml ले रखा था, और इसमें 5 ग्राम 0.5 ग्राम आपने चारकोल ऐड कर दिया। उसके बाद बेटा जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 0.5 मोलरिटी का रह गया, और सॉल्यूशन तो वही है बेटा 50 ml, लेकिन मोलरिटी बस डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि जब आपने ये चारकोल ऐड किया इसके अंदर, उस चारकोल ने कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया बेटा, एडजॉर्ब। तो ऑक्सैलिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल अब सॉल्यूशन में रहे नहीं, फ्री फॉर्म में रहे नहीं, क्योंकि उनको तो एडजॉर्ब चारकोल कर चुका है। तो कितने हैं चारकोल के मॉलिक्यूल, वेट ऑफ ग्राम कितना है, इन ग्राम के अंदर ऑक्सैलिक एसिड कितना अब बच गया, दैट इज द कंडीशन नंबर 2, और ये थी बेटा कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 आपने देख लिया, वही वैल्यू हमने पुट की, नीचे 1000 है बेटा यहाँ पे। अब क्योंकि देखो 0.1 रह गई आपकी, तो आंसर बेटा आपका क्या आएगा, बिल्कुल जस्ट इसके हाफ ही आएगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 3.15 ग्राम। तो बेटा बच कितना गया इसके अंदर, देखो 3.15 ग्राम है अब इसके अंदर आपका ऑक्सैलिक एसिड, पहले कितना था 6.3 ग्राम। तो अब जो बच कितना गया बेटा, आप दोनों का डिफरेंस ले लें, क्योंकि पहले टोटल बेटा इसमें कितना था, हमने ऊपर कैलकुलेशन की 3.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड था बेटा पहला 50 ml के अंदर। अब बेटा इसमें कितना, अभी हमने कैलकुलेशन की, अब इसमें बेटा 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड अभी बचा हुआ है। अभी बेटा क्या है जो इसके अंदर बचा हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड इतना बचा हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब रिमेनिंग कितना है इसके अंदर, 3, वो इन दोनों का डिफरेंस है जो एडजॉर्ब कर लिया। एग्जाम में पूछ ले एडजॉर्ब कितना कर लिया, तो ऑक्सैलिक एसिड जो एडजॉर्ब किया इस चारकोल ने बेटा, वो कितना है जो इसने एडजॉर्ब किया, 6.3 माइनस 3.15, दैट कम्स आउट टू बी द 3.15, क्योंकि इसका हाफ ही तो किया था कंसंट्रेशन, क्योंकि हाफ थी। तो ये वो है बेटा आपका जो कि क्या कर चुका है 6.3 ग्राम, जो कि क्या हो चुका है बेटा, एडजॉर्ब आपका हो चुका है चारकोल के द्वारा। अब हमें ये देखना है व्हाट इज द, आगे क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम। अगर ये 0.5 ग्राम ना होके अगर ये 1 ग्राम होता, अगर ये 1 ग्राम होता, तो फिर ये कितने ऑक्सैलिक एसिड को एडजॉर्ब करता। तो सिंपल मैथमेटिक्स बेटा, 0.5 ग्राम ने तो कितना एडजॉर्ब किया बेटा, 3.15 ग्राम। 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब बेटा हाउ मच ग्राम, 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, इसको इसने एडजॉर्ब कर लिया, तो 1 ग्राम बेटा कितना करेगा, तो 3.15
डिवाइडेड बाय 0.5 डेसिमल ऊपर बेटा 10, 5 2 जा 10, तो बेटा कितना आ गया इसका डबल, बेटा कितना आ गया 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम करेगा बेटा आपका, आगे बेटा बात समझ में, कितना करेगा 6.3 ग्राम। तो वेयर इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, on addition of 1 ml of 10% NaCl solution to 10 ml of gold soil in presence of the 0.25 gram of the starch, the coagulation is just prevented। तो ये मींस गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है? गोल्ड नंबर में बेटा आपको क्या करना होता है, इन द गोल्ड नंबर बेटा आपको एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर बेटा आपने एक लायोफोबिक कोलाइड ले लिया, जो गोल्ड कोलाइड आपने ले लिया, बाहर से आपने इसमें बेटा क्या डालना है, आपने इसके अंदर डाल दिया कोई ना कोई लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, यहाँ पे बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास जो इसकी कोएगुलेशन करेगा। लेकिन आपने नंबर 1 क्या लिया बेटा, नंबर 1 पे आपने यहाँ पे ले रखा है, क्या लिया बेटा 10 ml, 10 ml गोल्ड का कोलाइड आपने ले लिया, जो लायोफोबिक कोलाइड है बेटा, लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। डेफिनेशन बता रहे हैं पहले हम आपको गोल्ड नंबर की, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लायोफिलिक कोलाइड इसके अंदर डालना है, कितना डालना है, इन मिलीग्राम डालना है बेटा, इन मिलीग्राम। कब, इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू फिक्स है, ये आपको कितना डालना है बेटा, ये आपको डालना है 1 ml डालना है और 10% का NaCl सॉल्यूशन डालना है, नंबर 1। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, ये नंबर 2 ये आपने इसके अंदर डाला, लेकिन ये डालने से पहले नंबर 3, ये नंबर 2 वाले को हम 3 बना देंगे, 3 वाले को 2, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट, तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड है इसकी बेटा कितनी मिनिमम अमाउंट हम डालें, मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम, देखो मैंने मिलीग्राम लिखा कि ये हम पहले डाल दें, ये इसके चारों तरफ जाके बेटा कोटिंग कर दे, ताकि जब आप ये इलेक्ट्रोलाइट डालें, कितना 1 ml ऑफ 10% NaCl, तो देयर अकर्स नो कोएगुलेशन, डालने से बेटा क्या हो जाए, नो कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ना हो। तो डेफिनेशन बेटा गोल्ड नंबर की क्या हुई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन व्हेन 1 ml of 10% NaCl is added in 10 ml of the gold colloid is called as the gold number। और सारी वैल्यू बिल्कुल ठीक दे रखी है, देखो 1 ml भी दे रखा है, 10% NaCl बिल्कुल ठीक दे रखा है, 10 ml गोल्ड कोलाइड ये भी बिल्कुल ठीक दे रखा है, लेकिन अमाउंट मिलीग्राम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा जो 0.25 ग्राम स्टार्च की जरूरत पड़ी, जो कि एक लायोफिलिक कोलाइड है स्टार्च, तो उसको हम मिलीग्राम में जस्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, बेटा मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, जो ग्राम को मिलीग्राम में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा मिलीग्राम बोलो कैसे आएंगे, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताएं मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, सिंपल थिंग कि जो आपके पास ग्राम में गिवन है बेटा, यहाँ पे 0.25 ग्राम लायोफिलिक कोलाइड, इसको सिंपली मल्टीप्लाई विद द 1000, तो आपके मिलीग्राम बन जाएंगे। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये डेसिमल नीचे आपका 100 आ गया, 100 से ये कट गया, तो बेटा कितना आ गया 250 मिलीग्राम। तो इस टाइप से आपने 0.25 जो ग्राम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीग्राम में। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, नो, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन P का क्या हुआ है। अब ध्यान से देखें, P यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, PS3 में देखें ये +1 होता है, तो ये -3, यहाँ पे आप देखें इसको x मान के चलाएंगे तो ये -4, ये +2, ये +1, तो ये आ गया बेटा x = +1, तो ये फास्फोरस के ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज है। तो अब ध्यान से देखें, P के ऊपर 0 स्टेट जब ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, तो P के ऊपर -3 मीन्स क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। P जब कन्वर्ट हुआ बेटा यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर, तो +1 मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहाँ पे तो हुआ है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडाइज हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन प्रोसेस मीन्स रिड्यूस्ड हो गया, मीन्स फास्फोरस ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है, रिड्यूस्ड भी हुआ है। सो दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन आपकी करेक्ट है बेटा यहाँ पे। Now the next question, the nucleus
द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 9 प्रोटॉन्स। तो आप जानते हैं बेटा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, मींस एटॉमिक नंबर हियर इज द 9। तो एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, दैट इज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द ग्रुप 17 एलिमेंट, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, दैट इज 1। अब उसकी कॉन्जुगेशन लिख के बड़ी आराम से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p5। तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन by attaining the group 18 like configuration, so their valency will be the 1। उसकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या हो जाता है बेटा, स्टेबलाइज हो जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये भी आप जानते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स पार्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड इन N2 इज। कई बार बच्चे बेटा क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन लिख देंगे इस टाइप से कि 1s2 2s2 2p3, और वैलेंस शेल जो है इसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी वो अच्छे से लिख देते हैं, देयर आर दी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब N2 बना तो N2 के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 1n, सेकंड n, एक n के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेकंड के पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 3 बॉन्ड बने हैं, इन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। द बॉन्ड्स इन द K4FeCN6 आर, देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पहली चीज तो बेटा आपको यही ध्यान रखना है, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, वन इज द आयनाइजिंग, अदर वन इज द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट ब्रैकेट वाला पार्ट बेटा आपका नॉन आयनाइजिंग होता है, दैट इज द नॉन आयोनाइजिंग। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है बेटा कैसा होता है, नॉन आयोनाइजिंग पार्ट, और K4 दैट इज द आयोनाइजिंग पार्ट, ये बेटा आयोनाइजिंग पार्ट हो गया। तो अब हुआ क्या, आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग के बीच में देखो जो ये लिंकेज है, जो अट्रैक्शन है, ये कैसी होगी बेटा, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। बेटा कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना, देखो एक Fe मैंने लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बेटा यहाँ पे लगा दी, और उसके बाद मैंने 4K लिख दिया बेटा यहाँ पे 4K, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है बेटा, दैट इज द आयनिक इंटरेक्शन। हमने पहले बता दिया K के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर 4- चार्ज होगा बेटा यहाँ पे, तो दैट इज द आयनिक लिंकेज, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। उसके बाद बेटा जो CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो C और N के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज बेटा कैसा बॉन्ड होगा, साइनाइड आयन होते हैं बेटा, बल्कि यहाँ पे दीज आर दी साइनाइड आयन। देखो जो Cn नेगेटिव आते हैं, जो 6 Cn नेगेटिव लिगेंड्स देखो यहाँ पे आएंगे, 1 2, देखो ये 3, ये बेटा 4, ये 5 और ये 6। ठीक हो गया बेटा, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे बेटा, यहाँ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगी या d2sp3, डिपेंडिंग अपॉन कि जब हम इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। और विद इन CN, C और N के बीच में जो बॉन्ड है बेटा, वो है आपके कोवलेंट बॉन्ड। वो बेटा कैसे बॉन्ड होंगे, दीज आर दी कोवलेंट बॉन्ड। तो बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड हुए, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग पार्ट के बीच में आयनिक बॉन्ड, साइनाइड आयन जो कि लिगेंड्स का काम करते हैं, वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए सेंट्रल जो मेटल एटम है आयरन उसके ऊपर, तो बेटा क्या होगा आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बेटा, दीज आर दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तभी तो इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा कई बार पूछ लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, +4 प्लस में x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, +2, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये +2 चार्ज है बेटा इसके ऊपर, आयरन के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 6 बॉन्ड बना रखे हैं 6 साइनाइड आयन ने, तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयरन, तो आप आंसर बेटा 6 लिख देंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दें, जैसे आयरन है यहाँ पे +2 स्टेट के अंदर है, तो आयरन की कॉन्जुगेशन बेटा क्या थी, जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई थी कि 3d6, क्योंकि आयरन के लास्ट में 6 है, 4s2। ये कॉन्जुगेशन तो Fe के अंदर बेटा क्या होगा, +2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज द 3d6, और 4s बेटा 0, 4p भी बेटा 0 है, 4d भी बेटा 0 है। तो जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे 4s बेटा, ये 4p, और यहाँ पे बेटा 4d हमने लिखा। आगे बेटा बात समझ में, दैट इज अ 4d। लेकिन एक चीज यहाँ पे आ गई कि इसके अंदर पहले 3d भी तो है, कोई ये रहा बेटा 3d मैंने शो कर दिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। जो 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि साइनाइड जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड, वो 6 इलेक्ट्रॉन को पेड अप कर देता है। देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो 6 साइनाइड आयन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, तो जो इनर d ऑर्बिटल है बेटा, ये 3d है, ये 4s है,
ये 4p है, ये 4d है। तो जो इनर डी है यहाँ पे साइन आयोडाइन अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, देखो इस टाइप से इनमें डोनेट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगी, D2 एक S हो गया बेटा, थर्ड आ गया ना साइनाइड। अब 3 साइनाइड और बच गए, 1 2 एंड 3। देखो इस टाइप से इन्होंने पी के अंदर देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बना दिए यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बोलो क्या बनी, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। स्ट्रक्चर विल बी द ऑक्टाहेड्रल, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा कैसा बनेगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बेटा 4D यूज किए या 3D अंदर वाले, इनर 3D यूज किए। सो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज, जो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, दैट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। आपसे कोई ये पूछे कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, आपने देखा सारे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे पेड अप हो चुके हैं, सो द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। सब्सटेंस बेटा डायमैग्नेटिक है, क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर कैसी बेटा, स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल है बेटा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, डायमैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, नॉट द sp3d2, ये जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, क्लियर हो गया बेटा। साथ के साथ कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा, क्योंकि स्पिन तो जीरो होगी ना बेटा, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, क्योंकि सारे पेड हो गए, डायमैग्नेटिक है, सो इट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो ये और चीजें भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा, 37 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। और एक चीज और बेटा, अक्सर या तो ये क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे केसीएन के बारे में बेटा पूछा जाता है, केसीएन के बारे में, जो क्या होता है के, और देखो जैसे सीएन, के पॉजिटिव होता है, सीएन पूछा गया ना पॉइजनस सब्सटेंस कौन है, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस होता है। इसमें एक तो बेटा आयनिक बॉन्ड होता है, देखो ये रहा आयनिक बॉन्ड, और दूसरा बेटा इसमें कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बीच में हो जाते हैं, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोई अगर आपसे केसीएन के बारे में पूछे या ऐसे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बोथ कोवलेंट एंड द आयनिक बॉन्ड, तो इसके अंदर बेटा आयनिक बॉन्ड भी है, ये रहा के और सीएन के बीच में, और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for which of the following the delta H is equal to delta E, means आप फार्मूला जानते हैं कि delta H is equal to delta E plus delta NGRT, means delta NG बेटा क्या होता है यहाँ पे, that is the number of the moles of the product on the gaseous side minus में number of the mole of the reactant on the gaseous side, इन दोनों का डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए, डेल्टा NG की वैल्यू जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तो डेल्टा H और डेल्टा E बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मींस आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको क्लियर दिख रहा है, नंबर ऑफ ये गैसियस मोल्स बेटा कितने हैं, 2। इधर गैसियस मोल्स बेटा कितने, रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, गैसियस मोल्स एंड 2 इज अ गैस और 2 इज अ गैस, और किसी केस में ऐसा नहीं है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर हो गया बेटा। ऐसे आप और ऑप्शन को भी देखें, लेकिन गैसियस मोल का ही डिफरेंस देखना, कभी आप सॉलिड लिक्विड गैस को मत देख लेना, जैसे NaCl इज सॉलिड, बेटा ये सॉलिड होता है, कभी इसको भी आप गैस मान ले, तो जो सॉलिड है उसको सॉलिड मान के चलना है, गैस को गैस, लिक्विड को लिक्विड। सो दैट इज द वे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा Ng। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन, देखो ये तो बेसिक फैक्ट है बेटा, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस, कौन सी गैस है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एनोड रेज। Next, the electronic configuration of the outermost shell of the most electronegative element बेटा फ्लोरीन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसकी कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p5। तो इसमें कॉमनली कहना चाहें तो बेटा ns2 np5 is the configuration, तो ns2 np5c is the correct option. The correct set of the quantum number for the unpaired electron of the chlorine is, क्लोरीन की अगर आप कॉन्फिगरेशन लिखिए 17 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 the 3s2 3p5। तो ये वैलेंशियल आपने देखा, इसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3p में मिलेगा, तो 3p के अंदर हमने लिख दिया, देखो 1 2 3 4 एंड द 5, 3p के अंदर है बेटा। तो इसमें अगर हम n l और m की वैल्यू निकालें 3p के लिए बेटा, तो बेटा n की वैल्यू तो बेटा 3 हो गई, यहाँ पे ये 3p 5 है ना, n की वैल्यू तो 3, p है तो आप जानते हैं कि l की वैल्यू 0 1 2 3 जब आप लिखें तो फिर उस वक्त L की वैल्यू 0 then it is for the S, L की वैल्यू 1 that is for the P, वैल्यू 2 for the D, 3 for the F। तो क्योंकि यहाँ पे P है बेटा, तो P है तो L की वैल्यू बेटा क्या होगी, that is 1, तो वैल्यू ऑफ L is 1। और M की वैल्यू क्या होगी बेटा, M का फार्मूला होता है -L से लेके +L,
तो मीन्स एल की वैल्यू क्योंकि 1 है तो -1 0 और ये +1। तो ये ऑप्शन देखिए बेटा, 3 कहाँ पे लिखा दिख रहा है, सी और डी ऑप्शन दोनों में दिख रहा है। एल कहाँ पे लिखा दिख रहा है 1, वो सिर्फ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Ni2 पॉजिटिव, इट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 28, आखिर में 8 है बेटा, तो आप कैसे लिखते हैं 3d8 और लास्ट में तो 4s2 है ही। और अब हमें निकिल +2 के बारे में लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बेटा लॉस्ट होंगे, तो कॉन्जुगेशन बिकम्स द 3d8 और 3d8 को डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। 1 पहले हंस रूल लगाएं, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, देयर आर द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 अनपेड, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, देखो एक लाइन है बेटा, एक लाइन है, वो मैनी लाइंस के अंदर देखो ऐसे स्प्लिट हो गई, मैनी लाइंस के अंदर देखो स्प्लिट हो गई। सो द स्प्लिटिंग of a line into many lines, but in presence of the magnetic field it is called as a Zeeman effect, in presence of the electric field it is called as the Stark effect। ये आपको ध्यान रखना बेटा, B is the right option। The angular momentum of an electron is given by, अब जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो बेटा तो उसका एक सिंपल फार्मूला है। फार्मूला बेटा क्या है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 h/2π। और ये 2s है बेटा, जैसे अभी हमने आपको सिखाया था 2s की L की वैल्यू 0 हो तो वो s होता है, L की वैल्यू अगर 1 2 3, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था SPDF, ऐसे आप याद करते हैं। तो L की वैल्यू, s के लिए L की वैल्यू बेटा क्या होगी 0, तो अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, योर आंसर कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π, that answer comes out to be 0, so the B option will be the correct option। The number of the alpha and beta particles emitted when a radioactive element, देखो हमने E लिखा बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो हमने ये E लिखा और ये 232 और ये 90 है बेटा, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कोई G एलिमेंट बन गया 222 और यहाँ पे बेटा 86, प्लस में अल्फा पार्टिकल्स भी निकल गए। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स आपके X निकल गए, अल्फा पार्टिकल आर द हीलियम न्यूक्लियाई, तो 24 लिख देंगे, प्लस में बीटा पार्टिकल्स भी निकल गए बेटा 0, ये -1, मान लीजिए Y निकल गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे मास आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेगी, वो क्या, फर्स्ट इक्वेशन इज 232 इज इक्वल टू 220, देखो अब प्रोडक्ट साइड में हम इधर चल रहे हैं 220, प्लस में देखो 4x, देखो ये x है यहाँ पे, ऊपर 4 है तो 4x, और प्लस में देखो ये 0 आ जाएगा, प्लस में बेटा क्या आ गया 0, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नीचे देखेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर सेकंड इक्वेशन 90 इज इक्वल टू 86, प्लस में देखो ये x ये 2 है तो 2x और माइनस में y, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को आप सोल्व करें तो क्या आएगा बेटा, तो 4x इज इक्वल टू 232 माइनस में 220, दैट कम्स आउट टू बी द 16, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू बेटा 4 आ गई। 4 कहाँ पे दिख रही है, तो 4 तो देखो 2 जगह दिख रही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 90 माइनस में 86 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू देखो हमने 4 पुट कर दी, माइनस में y, तो ये 98, तो बेटा ये 4 आ गया था यहाँ पे, 90 माइनस में 86 दैट इज 4 इज इक्वल टू 8 माइनस में y को दूसरी साइड में ले जाएं 4 को इधर, तो माइनस में 4 इज इक्वल टू 4, क्लियर हो गया बेटा। 90 इज इक्वल टू 86 प्लस 2x माइनस में y, तो 90 माइनस 86 इज इक्वल टू 4 पुट किया बेटा आपने, 4 2 जा 8 माइनस में y, तो यहाँ पे 4 आया, तो 4 है तो बेटा यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे बेटा हमें करेक्शन करनी है, यहाँ पे 16 ही बेटा 20 आएगा, यहाँ पे देखो ये हमने 16 लिख दिया था, तो 4 3 जा, यहाँ पे वैल्यू बेटा 3 आएगी, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आया, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 है बेटा, तो 6 माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी द 2, तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, तो x की वैल्यू 3 और 2, दैट इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। The sp3d2 hybridization, hybrid orbitals are trigonal bipyramid, that is a simple one, trigonal bipyramid, या 6 है बेटा, sorry, that is the D option, sp3d2 बेटा 6 है, तो octahedral will be the structure, octahedral geometry होगी बेटा, तो D option will be the correct option। The bond length in the species O2 plus that comes out to be
देखो अब ये जानते हैं कि बेसिक आपने जब एमओ डायग्राम याद किया था आपके ऑक्सीजन का, तो उसके दौरान आपने देखा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आपने देखा होगा सिर्फ के शेल को यूज करते हुए जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 6 - 4 6 - 2 सॉरी 6 - 2 = 4/2 = 2। 6 आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम ये तो हमने बेटा O2 के बारे में देखा, अगर हम O2 प्लस में देखें, ऐसे O2 माइनस में आप देख लें, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या निकलेगा तो एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो यहाँ पे बेटा आंसर आएगा 1/2, 1 कम हो गया तो 6 - 1, तो 5/2 दैट कम्स आउट टू बी बेटा क्या आ गया 2.5। यहाँ पे एक डल गया, एक पेयर आपके 3 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो 1/2 6 माइनस में 3 क्योंकि एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 3/2 दैट कम्स आउट टू बी 1.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा मींस नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन में बेटा बॉन्ड लेंथ पूछ रखी है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसकी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। तो O2 माइनस की देखो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो O2 माइनस इज ग्रेटर देन, फिर कौन आएगा O2, फिर कौन आएगा बेटा O2 प्लस। तो ये ऑप्शन में ढूंढे कहां पे, दैट इज द डी ऑप्शन। लास्ट में द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस बेटा क्या होता है आप जानते हैं ना, PV = ZnRT। तो Z बेटा किसके इक्वल होता है, Z = PV/nRT। और आइडियल गैस हो तो बेटा Z की वैल्यू 1 होती है, द वैल्यू ऑफ Z इज 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द गैस इज लेस देन यूनिटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू लेस देन यूनिटी है। तो मोलर वॉल्यूम बताएं, बताओ बेटा मोलर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ बेटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो PV है वो बेटा किसके इक्वल होता है, PV = ZnRT। तो बेटा Z किसके इक्वल हो जाएगा, द Z = PV/nRT, जैसे मैंने आपको अभी बताई दिया था। और गिवन चीज बेटा क्या है, Z की जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज लेस देन यूनिटी, दैट इज गिवन। वो बेटा वैल्यू गिवन है, दैट इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 है तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, PV/nRT इज लेस देन 1, तो आप क्या लिखेंगे, nRT को आप ऊपर ले जाएं तो PV इज लेस देन nRT। PV इज लेस देन बेटा क्या आ जाएगा nRT। और प्रेशर STP दे रखा बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू बेटा क्या होगी 1 atm। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, मोलर वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज VM। VM इज लेस देन nRT बाय P आ जाएगा बेटा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो आपकी 1 एटमॉस्फेयर हम ले लेंगे। तो VM दैट कम्स आउट टू बी बेटा क्या आ जाएगा 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 273। दैट आंसर कम्स आउट टू बी बेटा आ जाएगा लेस देन 22.4 लीटर से कम ही आएगा बेटा। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, ये हमने पहले भी आपको बताया था, बड़े ध्यान से आप देखें। यहाँ पे जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी देखो 2x माइनस में 6 = -2, तो दैट आंसर कम्स x कम्स आउट टू बी +2। तो +2 स्टेट में बेटा यहाँ पे जब आप निकालेंगे बेटा सल्फर की तो 2x माइनस में 12 इज कम्स आउट इज इक्वल टू -2, तो x कम्स आउट टू बी +2.5। तो ये +2.5 है बेटा। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज 0.5। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0.5। जब ये सल्फर इसमें चेंज होता है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 0.5 का, क्योंकि सल्फर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट साइड में थायोसल्फेट आयन में, और जो टेट्राथायोनेट आयन है S4O62 नेगेटिव इसमें +2.5 स्टेट के अंदर है। नाउ व्हाट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज में क्या करते हैं 0.5 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द दैट एटम व्हिच अंडरगो द चेंज, वो सल्फर एटम है, टुवर्ड द रिएक्टेंट हैंड साइड ही देखना बेटा, प्रोडक्ट साइड में नहीं देखना होता, क्योंकि जो कुछ हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ वो रिएक्टेंट का ही तो हुआ है। तो इसलिए सल्फर दीज आर 2 इन एटम, 2 है आपके सल्फर यहाँ पे S2O3 के अंदर, तो दैट इज इक्वल टू 1। और इक्विवेलेंट मास का बेटा फार्मूला क्या होता है बताओ, इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा बेटा यहाँ पे
वो कैसे आप निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट जो आपका आंसर बेटा आपका निकल जाएगा, वो कैसे आप निकालें? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बेटा आयोडीन के बारे में पूछ रखा था, वो भी हम निकालेंगे, लेकिन मैंने साथ के साथ पहले आपको H2O32 नेगेटिव के बारे में बताया। तो इसका जो मोलर मास है उसको आप किससे डिवाइड कर दे बेटा? 1 से। सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दी आपकी थायोसल्फेटाइन। थायोसल्फेटाइन का बेटा ये इक्विवेलेंट मास निकल गया। ऐसे बेटा आप इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसका इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं किस चीज का बेटा? आयोडीन का। तो बेटा आयोडीन का बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जी बेटा निकाल लिया आपने। देखो I2 के अंदर बेटा क्या है, यहाँ पे देखो जीरो स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज इन जीरो स्टेट, देखो जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे I के ऊपर बेटा कितना चार्ज है, दैट इज -1। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। व्हाट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आयोडीन बेटा वहां पे 2 है, तो अगर आयोडीन के केस में आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 से -1, तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बेटा कितना था? 1। नाउ व्हाट इज द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? 1 मल्टीप्लाइड बाय I, 2 है बेटा रिएक्टेंट साइड में, तो 2, दैट इज द 2। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? What is the equivalent mass, equivalent weight of the I2? The equivalent weight of the I2 is जो भी उसका मोलर मास होगा I2 का, उसको आप किससे डिवाइड करें? 2 से। तो 1/2 ऑफ द मोलिकुलर वेट। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। देखो आयोडीन के बारे में पूछे, ध्यान रखना पेपर में, जैसे आयोडीन के बारे में पूछे तो 1/2 ऑफ द मोलिकुलर वेट। अगर यही चीज थायोसल्फेट के बारे में पूछते तो ए ऑप्शन आपकी करेक्ट होती, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द थायोसल्फेट आयन इज इक्वल टू द मोलिकुलर वेट। सो ये थे बेटा आपके 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए चूज किए थे। सो ओके बेटा, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप नोट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।